क्लास 12th का हम डिजाइन सब्जेक्ट का यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू डिजाइन एंड डिजाइन टूल्स एंड टेक्निक। और आज करने वाले हैं हम यूनिट 3 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 की वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी बीच में आप अटकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, तो आप तुरंत कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, एग्जाम आपका आने वाला है। तो एटलीस्ट आप अगर कमेंट करके बताओगे, आई कैन गाइड यू, मैं जब लाइव आऊंगी तो उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर पाऊंगी। अब हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हमने उसी पहले की वन शॉट वीडियो की तरह आई हैव कवर्ड ऑल PYQs, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हमने कवर किया है। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में समझना है। डिजाइन सब्जेक्ट में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में थोड़े से केस स्टडी घुमा के आए हुए हैं, थोड़े से पेपर को ट्रिकी बना दिया गया है क्वेश्चन के बच्चे, जिससे आंसर अपना खुद दिमाग लगा के आंसर दे। उसके लिए आपको पहले वीडियो को देख के समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ जाए, थोड़ा सा घुमा के भी आ जाए, तो आप बेझिझक उसका आंसर दे पाओ। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज OHS? OHS होता क्या है? इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल एट वर्क। अगर लोग बाहर काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS होता है, जिसका गोल क्या होता है? इट्स गोल इज टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड डिजीज। बेसिकली कि कोई भी इंसान अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी और उसकी वेलफेयर का जो ध्यान रखते हैं वो OHS है, जो कि आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। कभी कभार 1 मार्कर क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये लोग काम क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एनीबडी हु इज वर्किंग, they will make sure that the working conditions are good. Okay, now next is this basically a flow chart. ये flow chart अभी आपको समझ में आएगा कि ये जो मैम ने एक पिक्चर बनवाई हुई है, ये जो पिक्चर है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने ना सारा का सारा आपका पूरा चैप्टर का जो क्रिस्प है वो एक ही इमेज में है, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है हजार्ड और रिस्क होता क्या है, रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड सिवियरिटी क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हजार्ड्स। अगर कोई आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एज अ डिजाइनर भी अगर आप एक किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको उसके हजार्ड कि कहीं पे उसमें आग ना लग जाए, या फिर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो हजार्ड वगैरह की बात करी गई है, ठीक है। और उस हजार्ड के बाद आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में भी बात करी हुई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स और फर्स्ट एड टूल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी प्रॉपर बात करिए। तो बेसिकली इफ यू आर कमिंग इनटू इंडस्ट्री, आप में से बहुत लोग आगे जाके आर्किटेक्ट बनोगे, डिजाइनर बनोगे, कोई इंटीरियर्स में जाओगे, कोई फैशन में जाओगे, कोई प्रोडक्ट डिजाइनर बनोगे। तो इवन इफ आप किसी भी इंडस्ट्री बेस्ड जगह पे जाते हो, अगर आप इंजीनियर भी बनते हो और एक इंडस्ट्री में जाते हो, तो आपको हजार्ड, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड ही इस इमेज में पूरा का पूरा आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, हजार्ड वर्सेज रिस्क। 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है पहले भी कि हजार्ड क्या होता है और रिस्क क्या होता है। हजार्ड वो होता है एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड है, इट इज वेरी हजार्डियस। अभी इसने हार्म पहुंचाया नहीं है, ये बोल रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है। कहते हैं जहर खाना बहुत ज्यादा हजार्डियस है, बेसिकली ये इसमें पोटेंशियल है कि ये आपको हार्म करे, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैज द पोटेंशियल कि वो आपको हार्म करे, इट इज बेसिकली हजार्डियस। एक्सपोज्ड वायरिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई वायर है कहीं पे खुली रह गई, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है आपके लिए, टूट गई है कहीं पे, तो वो आपने उस पर पैर रख दिया। जैसे बहुत लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, वायर टूटी हुई उस पर पैर रख दिया, तो इट कुड बी वेरी हजार्डियस फॉर आवर हेल्थ। सेकेंड चीज क्या है, टॉक्सिक फैब्रिक डाइज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खुद टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ वैसे, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ही मैं लोगों को डाइज का इस्तेमाल करते हुए देखती हूँ, क्या करते हैं लोग अपने पैसे कम करने के लिए कपड़े को सस्ती डाई में कलर करते हैं। जब वो सस्ती डाई में कलर करते हैं तो होता क्या है, बेसिकली आप कैंसर जनरेटेड, जो कि ऐसी डाइज जो कि फैब्रिक में, बॉडी में लग के आपको कैंसर भी दे सकती है, कार्सिनोजेनिक डाइज लोग यूज करते हैं सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। तो ये सब क्या है, टॉक्सिक डाई यूज कर रहे हैं, वायरिंग यूज कर रहे हैं, ये सारे हजार्डियस होते हैं, राइट। रिस्क क्या होता है, रिस्क इज द लाइवलीहुड दैट द हजार्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म कंबाइंड विद द सेवेरिटी ऑफ दैट हार्म। बेसिकली रिस्क क्या कह रहा है कि आपको हजार्ड तो होगा ही होगा, बट ये भी हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा
आपको ये हार्मफुल रहे। तो रिस्क इज बेसिकली जहां पे जो आपका लाइवलीहुड है दैट द हजार्डियस विल कॉज द हजार्ड। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो भी एक हजार्डियस सिचुएशन है वो आपको हार्म तो पहुंचाएगी इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो, तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली योर रिस्क। ठीक है, द रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी चीज का रिस्क मैट्रिक्स की बात करूं वो ये है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप उस चीज में, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग होते हैं रिस्क करते हैं, जुएबाजी करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि आप उस रिस्क में जीतो और सेवरिटी क्या होगी उसकी कम होगी। ठीक है, मतलब बेसिकली आप कितने परेशानी में रहोगे, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी रिस्क की हाई है तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी सेवरिटी भी कम हो जाएगी, राइट। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी लो है तो ये बेसिकली मैं आपको इसका एक मैट्रिक्स बताती हूँ। द रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है, अ विजुअल टूल यूज इन द इंडस्ट्री टू एक्सेस रिस्क। बेसिकली एक रिस्क मैट्रिक्स बनाया जाता है इंडस्ट्री में जहाँ पे ये नाप तोल करा जाए कि इससे कितना रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री मैं बनवा रही हूँ और अगर उसमें गलती से आग लग जाए तो मुझे अपना रिस्क तो पता होना चाहिए ना कि मेरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या मेरा रिस्क दिख रहा है मुझे, कि मेरी पूरी फैक्ट्री जल जाएगी या फिर उसमें लोग मर जाएंगे। तो प्रॉपर हर चीज़ के लिए आपको किसी भी चीज़ के लिए उसका रिस्क पता होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला क्या होता है रिस्क का, कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है रिस्क के होने की और सेवरिटी, उसके बदले में आपका बेसिकली क्या आपके लिए हार्म हो रहा है वो आपका क्या होगा, सेवरिटी कहलाएगा। ठीक है, तो रिस्क का बारे में आपको पता चला गाइज। इसमें हजार्ड एंड रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, OHS का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि इसका गोल क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको ढंग से पता होना चाहिए। हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, ठीक है, हजार्ड कंट्रोल का हायरार्की क्या है, पहला होता है एलिमिनेशन। ठीक है, कि आपको जिस चीज से हजार्ड है, फॉर एग्जांपल आग लग सकती है, उस चीज को पहले ही हटा दो, एलिमिनेट कर दो। सेकंड चीज सब्स्टिट्यूशन, जो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कोई डाई यूज कर रही हूँ जो कि अगर मैं फैब्रिक को उससे डाई करूंगी और लोग पहनेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है ना। तो पहली चीज तो ये कि वो डाई मैं हटा दूं, किसी चीज को हटा देने को एलिमिनेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या है कि वो डाई को हटा के मैं कोई अच्छी क्वालिटी की, फॉर एग्जांपल मैं एजो डाई की जगह पे मैं अच्छी क्वालिटी की वैट डाई यूज करूं तो वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, जहां पे यू आर रिप्लेसिंग विद समथिंग सेफर, फॉर एग्जांपल नेचुरल डाई हो गया केमिकल डाई की जगह पे, केमिकल डाई की जगह पे मैं नेचुरल डाई का यूज करूं तो वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तीसरा क्या होता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का क्या है, आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हजार्ड, जहां पे लोगों का खतरा है। देखो कहीं पे भी अगर लोगों को खतरा पहुंच रहा है तो उस चीज को तो हमें पहले एलिमिनेट करना है भाई, तो वो क्या कहता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं, जिसको हम मशीन गार्ड्स भी कहते हैं। तो गाइस क्वेश्चंस करने से पहले देखो ये एक पूरा ओवरव्यू था कि जो आपको पता होना चाहिए, OHS के बारे में है, रिस्क और हजार्ड के ऊपर है, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी, इसके ऊपर कभी कभार MCQ में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देन हमने पढ़ा कि हजार्ड के लिए पहले जिस चीज से हमें खतरा हो उसको एलिमिनेट कर दो, दूसरा अगर हमें किसी चीज से खतरा है तो उसकी जगह पर उसका ऑल्टरनेटिव लगा लो, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, लोगों को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए उसके लिए मशीन गार्ड्स वगैरह रखो, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है, चेंज द पीपल वर्क। ठीक है, PPI इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें गॉगल्स दो, ग्लव्स दो, मास्क दो, लोगों को खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। टेक्सटाइल में भी अगर मैं बात करूं, जो लोग कपड़े बनाते हैं वहां पे क्या होता है, आपने देखा है मशीनों में काम करे जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में तो एक्सप्लॉइट होते हैं, राइट, उनके पास प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते उस टेक्सटाइल में काम करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट टेक्सटाइल, रियलिटी यही है दोस्तों, मैं मतलब बच्चों कि आप अगर देखोगे कि इंडिया में जैसी कंडीशन है तो इंडस्ट्रीज़ की बहुत बुरी हालत है। आपको नहीं पता कि जो लोग माइनिंग करते हैं उन लोगों को भी कितना खतरा होता है। आपको तो लगता है वो गोल्ड निकाल रहे हैं, बट उनको कितना उसमें माइनिंग करते पे, कितनी खुदाई करते हुए उस समय उनकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है, उसके लिए उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम, मास्टर क्वेश्चन बैंक। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए मास्टर क्वेश्चन बैंक या फिर एक क्या कहते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन बैंक लेके आती हूँ, जिसमें सारे के सारे आपके एटलीस्ट MCQs, 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन समझ के। मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई चाहे 1 दिन पहले करो, 2 दिन पहले करो, पर समझ के करो, जिससे कि अगर 1 दिन पहले भी तुमने करा है तो तुम्हारे पेपर में तुम्हारे हाथ ना कांपे आंसर लिखते हुए। तुम्हें उसमें अगर अपनी लैंग्वेज में रट्टाफिकेशन करोगे, भूल गए कल को, तो जो पढ़ा है वो भी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा समझ लो, आसान सा टॉपिक है, अपनी भाषा में लिख लेना आंसर। ठीक है, चलो, व्हाट डज एक्रोनॉम PPE स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एक इंसान की पर्सनल
हेल्थ के लिए ये बोला जा रहा है, पीपीई दिए जाते हैं। देखो अब क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, पर्सनल प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत लोग प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट करते हैं, बट होता क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपनी खुद की प्रोटेक्शन की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बायोनोसिस क्या होता है, ब्राउन लंग्स डिजीज क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन लंग डिजीज, इज अ रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल हजार्ड प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे ब्राउन लंग डिजीज हो जाती है, मतलब कि जो लंग्स है उनकी कंडीशन ब्राउन हो जाती है, ये होती है टेक्सटाइल एंड कॉटन मिल्स। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में देखें, मेटल वर्किंग में देखें, टेक्सटाइल एंड कॉटन मिल्स में देखें, लेदर में, इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे क्या अगर कॉटन बन रहा है तो बहुत सारे उसके क्या होता है फाइबर, कपड़े के जो फाइबर होता है नाक में भी जाता है। मैं भी एज अ डिजाइनर जब एक्सपोर्ट्स में काम करती थी, अब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, बट जब मैं एक्सपोर्ट में काम कर रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था कि कपड़ों के जो छोटे छोटे रेशे थे वो नाक में घुस रहे हैं कभी वो, तो ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी कंडीशन होती है। तो ये क्या होती थी मेरी टेक्सटाइल कॉटन मिल्स में, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैट्रिक्स हाउ इज रिस्क कैलकुलेटेड, जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन ए बी सी डी आपके एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि रिस्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कितने रिस्क में हो। तो किसी रिस्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही होता है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रिस्क सही है कि नहीं, और दूसरा सेवरिटी क्या है, कितना वो आपके लिए हार्मफुल रह सकता है। लिफ्टिंग हेवी बॉक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल विद एन इम्प्रॉपर पोस्चर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश हजार्ड, आप बड़े बड़े बॉक्सेस उठा रहे हो, रॉ मटेरियल के बॉक्सेस उठा रहे हो, आपका जो पोजीशन है जिस तरीके से, मान लो मुझे किसी ने बोला सिलेंडर उठा के ले आ प्रेरणा, तो मैं सिलेंडर को कितने बोझ से उठा रही हूँ, किस पोजीशन में मैं उठा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मैंने ढंग से नहीं उठाया, फॉर एग्जांपल सिलेंडर को उठाते टाइम एक हाथ से सारा जोर दे दिया या एक कमर पे ज़्यादा जोर दे दिया, जैसे कि जिम में लोग करते हैं कि एक साइड पर ज़्यादा अपना हैवी बॉडी वो उठा लेते हैं, हैवी स्ट्रक्चर, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेसिकली कौन सा हजार्ड कहलाता है, एर्गोनॉमिक हजार्ड। कौन सा है, एर्गोनॉमिक हजार्ड, जहां पे आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है तो वो क्या कहलाता है, एर्गोनॉमिक हजार्ड, ठीक है। केमिकली तो आपको कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल कुछ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन द हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, अगर मुझे हजार्ड को कंट्रोल करना है, किसी खतरे को, मतलब जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आग लगने के चांसेस है, तो किस चीज से आग लगने के चांसेस है, उसमें सबसे पहला आता है एलिमिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, प्लीज इसमें सीक्वेंस को आपको याद रखना है बच्चों, जैसे कि मैंने बोला था एलिमिनेशन होता है, उसके बाद क्या मैंने बोला था, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहले हमने एलिमिनेशन पढ़ा, एलिमिनेशन के बाद क्या आया, सब्स्टिट्यूशन आया, सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जहां पे आप बेसिकली बताएं क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, आप लोग बोलते हैं कि मैम आपने तो पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन कैसे घुमा के आता है, व्हाट इज द थर्ड हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, और आपको एमसीक्यू में दे देगा, थर्ड में आप हो सकता है बहुत बच्चे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर दो, तो भाई हायरार्की पता होनी चाहिए, जिस चीज से खतरा है पहले वो हटाओ, उसकी जगह पे दूसरा लगाओ, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपका फोर्थ होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इसमें फर्स्ट पूछा था तो क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड एंटायरली। इन द लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, जहां पे लेदर बनाई जाती है वहां पे वर्कर आर ऑफन एक्सपोज टू क्रोमियम एंड अदर हार्श केमिकल्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज देख लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना केमिकल के बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, केमिकल तो यूज होंगे। लेदर इंडस्ट्री में देख लो कितने ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं। दिस रिप्रेजेंट अ फिजिकल हजार्ड, क्या ये एक फिजिकल हजार्ड है? नहीं, जब इसने बात ही कर दी, ये तो बहुत ही क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन कैसे है कि जब इसने पहले ही लिखा है क्वेश्चन में कि केमिकल्स की बात हो रही है, तो कौन सा हजार्ड है भाई, खतरा किस टाइप का हो सकता है, आपका केमिकल हजार्ड ही होगा। फिजिकल हजार्ड का मतलब होता है जब आप फिजिकली कहीं ना कहीं हार्म हो रहे हो, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब आपके अंदर की बायोलॉजिकल कंडीशंस हार्म हो रही है। एग्रोनॉमिक मतलब आपका पोजिशंस पोस्चर्स वगैरह खराब हो रहा है, तो केमिकल ही होगा क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है। देखो तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लेदर इंडस्ट्री में कौन सा हजार्ड लोग फेस करते हैं, तो लेदर इंडस्ट्री में कौन सा करते हैं, केमिकल हजार्ड लोग फेस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मशीन गार्ड ऑन अ पावर सॉ और इंडस्ट्रियल लूम? इंडस्ट्रियल लूम के टाइम पे लोग क्या करते हैं, मशीन गार्ड पहनते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब बेसिकली मशीन गार्ड पहनते नहीं, मशीन गार्ड यूज करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? टू मेक द मशीन रन फास्टर। मशीन गार्ड इसलिए होता है कि जिससे कि वो मशीन जो है जल्दी काम करे। सेकेंड क्या है, टू प्रिवेंट द वर्कर बॉडी पार्ट्स और क्लोथिंग फ्रॉम गेटिंग कॉट इन मूविंग पार्ट्स। कभी कभार क्या होता है, जब लोग मशीन में काम कर रहे हैं तो कहीं उनके बॉडी का कोई पार्ट मशीन में ना आ जाए। अब आप बोलोगे कि कोई बेवकूफ थोड़ी, अंधा थोड़ी है, बेटा पता
पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैं ही आज बोल दूँ कि 100 कपड़े सिलाई करनी है एक ही मशीन पे, क्या करोगे? जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि सुई आपकी उंगली पे चढ़ रहा है, राइट? एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कितनी बार होता है गन्ने की मशीन वाले लोग, अभी मैं छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंडस्ट्री में भी यही होता है। लोगों के बॉडी पार्ट्स को खतरा ना हो, लोगों को खतरा ना हो, इसलिए मशीन गार्ड का यूज किया जाता है। पहली बार टू मेक द मशीन फास्टर, टू मेक द मशीन रन फास्टर, सेकेंडली टू प्रिवेंट। आप हाँ एक्चुअली में अगर आपने देखा होगा कि लोग जैसे वो होती है स्टिचिंग मशीन होती है, उसमें भी लोग उंगलियों पर कैप पहन लेते हैं कि कहीं सुई उनको ना लगे, क्योंकि उन्हें बहुत स्पीड में काम करना होता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि टू मेक द मशीन रन फास्टर, सेकेंडली बॉडी पार्ट्स को मूविंग मशीन में ना कॉट करे। से थर्ड पार्ट है टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द मशीन। जब मशीन स्लो चलती है तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो बेसिकली जब मशीन फास्ट चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फोर्थ क्या है टू कैच द डस्ट पार्टिकल, जहाँ पे आप डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर सको। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसमें सेकेंड आंसर होता है कि मशीन गार्ड को क्यों पहना जाता है, प्राइमरी पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट द वर्कर्स बॉडी पार्ट्स क्लोथिंग। प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है कि सबसे पहला क्या है कि बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके वो कहीं पे अफेक्ट ना हो। अगर आपसे पूछता है मशीन गार्ड का क्या यूज है, तो आप पहली चीज यही बोलोगे कि उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं दे आर सेफ एंड दे आर नॉट कॉट इन द वेरी हाई स्पीड मशीन्स, जहाँ पे इतनी तेज मशीन चल रही है वहां पे उनके बॉडी पार्ट सेफ रहे। इन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइन व्हाट डज अ सॉलिड ब्लू सर्कल विद अ व्हाइट सिंबल रिप्रेजेंट? एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस की बात करती हूँ मैं, तो ये बोल रहा है कि एक सॉलिड ब्लू सर्कल बना होता है और उसमें व्हाइट सिंबल बना होता है। तो क्या ये डेंजर शो करता है? क्या देखो डेंजर स्टॉप तो शो नहीं करेगा, ये तो गलत ही है। मैंडेटरी एक्शंस, क्या आपको एक्शंस लेने हैं? वेयर सेफ्टी गॉगल्स, या फिर वो आपको बोल रहा है मास्क पहन के जाओ। बहुत जगह पे जैसे केमिकल लेबोरेटरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल्स हो गया या लेदर हो गया, बाहर ब्लू सिंबल, ब्लू के ऊपर व्हाइट से सिंबल लगा के लिखा होता है वेयर द मास्क, वेयर द मास्क बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका मैंडेटरी एक्शंस क्या शो करते हैं। ये आपका ये कभी बार क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस में किस टाइप का आपका जैसे ये ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिंबल्स क्या होते हैं? रेड एंड व्हाइट, रेड के ऊपर व्हाइट से बना होता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइंस, वो आपके ब्लू एंड व्हाइट से बने होते हैं और जो कि आपके एक्शंस को बताते हैं कि आप ये एक्शन लो। अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्विंग मशीनरी एरियाज में जा रहे हो तो आपको ये काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए उनके पास मैंडेटरी एक्शन होते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो हमें समझ में नहीं आता है या फिर हमें कहीं पे भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, मैं लाइव आऊँगी, आपके एग्जाम से पहले आऊँगी, तो आई विल गाइड यू कि आपको ये चीज़ें सही करनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे पास यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एटलीस्ट मैं लाइव आके आप लोगों के डाउट्स वगैरह, जैसे मैंने फैशन स्टडीज़ के बच्चों के किए थे, आपके भी करूँगी। तो आप जस्ट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी बता सकते हो। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नेवर बी यूज ऑन इलेक्ट्रिकल फायर इन डिज़ाइन वर्कशॉप? किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कभी नहीं करना चाहिए डिज़ाइन वर्कशॉप में? किस टाइप का? वाटर। किस बेस पे कह रहा है वो? वाटर एक्सटिंग्विशर आपको यूज नहीं करना चाहिए। एंथ्रैक्स इज सीवियर बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड। एक बीमारी है जिसको बेसिकली एक बायोलॉजिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रैक्स। वर्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा चांसेस है कि एंथ्रैक्स हो सकता है? प्लास्टिक एक्सट्रूशन वाले, लेदर टैनिंग वाले, मेटल वेल्डिंग वाले या वुड वर्किंग वाले। तो बेसिकली एंथ्रैक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि पीपल कैन हैव इन द इंडस्ट्री। लेदर वाले, लेदर में केमिकल्स वगैरह बहुत यूज होते हैं लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में, एंड रॉ मटेरियल को हैंडल करते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उनको क्या हो जाएगा? एंथ्रैक्स हो जाएगा। रोटेटिंग वर्कर शिफ्ट सो दैट नो सिंगल एम्प्लॉय इज एक्सपोज टू लाउड नॉइज ऑफ वीविंग लूम for more than 4 hours is an example of administrative control. Why administrative control? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप you are able to control। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपके हैं ना हजार्ड के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, लीनिंग, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करता है? लोगों का ध्यान रखता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? जो आपका पीपीई, बेसिकली आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का ध्यान रखता है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही आएगा, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उस कंपनी का आदमी है वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि अगर मेरे लोग लूम में काम कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, तो 4 घंटे से ज़्यादा उनको वो कॉन्टिन्यूस आवाज़ उनके लिए नुकसानदायक है। तो ये क्या कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। तो यू शुड ऑल्सो नो दिस थिंग। क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, मेरे एमसीक्यूज बहुत सॉलिड होते हैं, आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझो कि जो रोटेटिंग वर्कर्स होते हैं, क्यों ऐसा करा जाता है कि 4 घंटे आप काम कर लो सुबह और फिर दोपहर में आप काम कर लो, जिससे कि एक बंदे को 4 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली लूम की आवाज़ ना सुननी पड़े। An unplanned event in the workshop that did not result in injury or damage but had the potential to do so. एक अनप्लैंड इवेंट होता है वर्कशॉप में, फॉर एग्जांपल कोई प्लान नहीं है, अनप्लैंड हो जाता है, जिससे कि वो इंजरी और डैमेज कुछ नहीं करता, बट उसमें पोटेंशियल है कि हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नियर मिस। नियर मिस का मतलब है कि एक हजार्डियस चीज़ है, एक खतरनाक चीज़ है, जो कि हो सकता है कि और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए, बट अभी वो उसमें पोटेंशियल है, बट अभी तक किसी को डैमेज हुआ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं कि जो फैक्ट्रियों में एसी चला देते हैं, जो इतने पुराने एसी होते हैं उनके, और फिर जब गर्मियाँ आती है जून जुलाई में, तो एसी फट जाते हैं और उनमें आग लग जाती है फैक्ट्रीज में। तो ये क्या होगा? पोटेंशियल है, अनप्लैंड इवेंट है, बट इट हैज पोटेंशियल कि हो सकता है आग लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज नियर मिस। नेक्स्ट, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। फैटिलिटी, एग्रॉनिक फेलियर बता चुकी हूँ मैं, क्रॉनिक एक्सपोजर, बट नियर मिस के बारे में आपको अब पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। 2 मार्कर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी आया है और अब दोबारा ये क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है? इज अ क्रॉस डिसिप्लिनरी एरिया फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ। बेसिकली ये ध्यान रखता है लोगों की सेफ्टी का, हेल्थ का, वेलफेयर ऑफ पीपल एंगेज इन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। जो भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये लोगों का ध्यान रखता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखता है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखता है, उनके राइट्स का ध्यान रखता है। इट्स एम टू फोस्टर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। बेसिकली ओएचएस एक सिर्फ एक पॉलिसी बोलो या फिर एक ऑर्गेनाइज, एक डिसिप्लिनरी बोलो, जो कि सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है कि लोग अगर काम कर रहे हैं तो सही जगह पे तो काम कर रहे हैं, क्या उनको खतरा तो नहीं है यहाँ पे काम करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ वर्क एनवायरनमेंट बाय आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क स्पेस हजार्ड। जहाँ पे वो चेक करते हैं कि इस जगह पे काम करने के क्या हजार्डियस है, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कोई रेडिएशन हो रही है, कोई और केमिकल रिएक्शन हो रही है जो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो इवैल्यूएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जितने कि यहाँ पे कोई हजार्ड है या नहीं है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फिजिकल हजार्ड एंड अ केमिकल हजार्ड। गाइज आपको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स के बारे में। जैसे कि मैंने बोला फिजिकल हजार्ड होता है, केमिकल हजार्ड होता है, आपने एग्रोनॉमिक हजार्ड के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सारे हजार्ड्स हैं, मतलब खतरे हैं। लोगों को जरूरी नहीं है कि खतरा सिर्फ केमिकल रिएक्शन से हो, फिजिकली भी हो सकता है, लोगों को खतरा बायोलॉजिकल भी हो सकता है एंड साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल हजार्ड इज कि आप टॉर्चर कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल। तो फिजिकल हजार्ड क्या होता है? इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट कैन हार्म द बॉडी। फिजिकली हमारी बॉडी को कोई चीज़ हार्म कर रही है, जैसे कि मैंने बोला कि लंग्स हो गए या फिर नोज हो गया, ये सारा थिंग कि लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन हार्म द बॉडी विदाउट नेसेसरी टचिंग इट। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टच कर रहे हो, बट वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी पार्ट्स को हार्म कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की जो मशीन की साउंड होती है कॉजिंग हियरिंग लॉस, तभी मैंने बोला कि 4-4 घंटे पे लूम पे आदमी को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? कि कहीं इसको हियरिंग लॉस ना हो जाए, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। एग्जाम्पल भी दिया है, एक्सट्रीम नोज फ्रॉम मेटल स्टैंपिंग, है ना। केमिकल हजार्ड की बात कर रहे हैं, एक्सपोजर टू डेंजरस सॉलिड गैसेस। आपको पता ही चलता कि आप जैसे लेदर टाइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो जहाँ पे केमिकल्स का बहुत यूज़ हो रहा है। हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करूँ जहाँ पे डाइज वगैरह का बहुत यूज़ हो रहा है। तो इतनी जब केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके नाक में जाते हैं, राइट, आपके लंग्स में जाते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस सब्सटेंस है, तो इनहेलिंग टॉक्सिक फ्यूम्स फ्रॉम प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग। तो जैसे कि मैंने बोला प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी केमिकल हजार्ड को देखने को मिलता है, जहाँ पे ये सारी गैसेज आपकी बन रही हैं, प्लास्टिक मोल्ड हो रहा है तो गैस तो निकल रही होगी, फैब्रिक डाई की निकल रही होगी, तो ये आपके क्या करता है? इंटरनल बॉडी को हार्म करता है। What are ergonomic hazards, guys?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो हर बार बार रिपीटेटिवली डिफरेंट हजार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। कभी भी किसी हजार्ड के बारे में आए तो उसका पॉइंट लिखना कि इससे हमारी बॉडी को हार्म है, इससे हार्म है, और एग्जाम्पल जरूर देना किस तरीके से हार्म है, किस इंडस्ट्री में आपको ये हार्म देखने को मिल रहा है। एग्रोनॉमिक हजार्ड की बात कह रहे हैं, गिवन एग्जाम्पल फ्रॉम अ डिजाइन स्टूडियो। एग्रोनॉमिक हजार्ड अकर्स व्हेन द बॉडी when the type of work, body position, working condition put a strain on the body। एग्रोनॉमिक हजार्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक नौकरी थी आज से कुछ साल पहले जहाँ पे आपको 10 घंटे तक नॉन स्टॉप बैठे ही रहना है। बैठना क्यों रहना है? क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि आप उठ के इतनी देर तक जा ही नहीं सकते कहीं पे। तो अगर मेरी एक ऐसी जॉब है तो ये मेरे लिए क्या है, बेसिकली आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेन डाल रही है, समथिंग विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए, या फिर इस तरीके का आप काम कर रहे हो जैसे लेडीज़ काम करती हैं। जब कोई आर्किटेक्ट या फिर कोई प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको ब्रिज वगैरह बनाना है, तो बड़ी बड़े मेटल्स की चीज़ें, बड़ी बड़ी पत्थरों को, ब्रिक्स को वो कैरी करती हैं अपने शोल्डर पे, तो मे बी वो उनकी बॉडी पे स्ट्रेन डाले, तो उस टाइप के हजार्ड को क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक हजार्ड। ठीक है, गिवन एग्जांपल फ्रॉम अ डिजाइन स्टूडियो। अ ड्राफ्टर एक्सपीरियंसिंग सीवियर बैक एंड नेक पेन फ्रॉम हंचिंग ओवर अ ड्राइंग बोर्ड विद पुअर सिटिंग ऑफ 8 आवर्स। तो ये क्या होता है? एक ड्राफ्टर एक्सपीरियंस है, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है, वाहियात एक्सपीरियंस है। और आप देख लो आपके पेरेंट्स भी अगर जॉब करते हैं, वो कहीं काम करते हैं, तो वो 9-9 घंटे वहाँ पे काम करते हैं, और जब वो वहाँ पे इतना हार्डवर्क करते हैं तो उनके गले में दर्द, नेक पेन मतलब यहाँ पे जो उनके शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, ये क्या है? पुअर सिटिंग 8 घंटे तक, आप 8-9 घंटे तक एक जगह पे बैठे हो तो ऑफकोर्स आपको बैक पेन होगा। तो ये क्या है? एर्गोनॉमिक हजार्ड है। लिस्टिंग एनी 4 एसेंशियल आइटम फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, जो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसके लिए 4 एसेंशियल आइटम्स बताओ जो बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आपको पर्सनली अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको 4 चीज़ें जो अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। ये कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? मेटल वेल्डिंग वर्कशॉप, जहाँ पे कि मेटल्स को वेल्ड किया जाता है, मतलब मेटल की जो वायर होती है उन्हें मोल्ड कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आपको 4 चीज़ें कौन सी रखनी चाहिए? वेल्डिंग हेलमेट, ऑफकोर्स अगर उसमें से आग निकल रही है, वेल्डिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको अपने हेड को कवर करने के लिए हेलमेट रखना पड़ेगा, या फिर कोई फेस प्रोटेक्शन की चीज़ें आपने देखा होगा लोग मास्क वगैरह लगाते हैं। दूसरा, हीट रेजिस्टेंस लेदर ग्लव्स, तो जो आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए कि आपके हाथ कहीं जल ना जाए, कहीं आपके हाथ में कोई तकलीफ ना हो जाए, तो हीट रेजिस्टेंट जो कि आपकी गर्मी को सह सकें, वो क्या है? आपके लेदर के ग्लव्स हैं। स्टील टोड सेफ्टी बूट्स, वहाँ पे आपको पैरों में क्या पहनने पड़ेंगे? बूट्स पहनने पड़ेंगे। अच्छा, सैंडल पहन के क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन पिछली बार आया था, सैंडल पहन के इसलिए कर सकते भाई पैर जल जाएंगे ना, उसमें आपके आगे की फिंगर्स तो खराब ही हो जाएंगी जितना भी विजिबल होगा, तो क्योंकि आपकी सैंडल विल नॉट कवर योर होल फुट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे फुट को कवर करने वाले स्टील टोड सेफ्टी बूट्स पहनने पड़ेंगे। चौथा क्या कह रहा है? फ्लेम रेजिस्टेंट लेदर एप्रन, एप्रन पहन लो एक आपकी बॉडी को भी, तो बेसिकली बॉडी को कवर करना, फेस को कवर करना, हाथों और बूट्स को कवर करना, ये 4 स्टेप आपको अपनी पीपीई किट में रखने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट होता क्या है? रिस्क असेसमेंट का मतलब है अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड इन द वर्क प्लेस। आप अपने जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे हजार्ड देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9th फ्लोर पे कहीं जॉब कर रही हूँ, ये भी मैं बता रही हूँ, 9th फ्लोर पे मैं कहीं जॉब कर रही हूँ और वहाँ पे तुरंत आग लग जाए, ठीक है, और वो उस 9th फ्लोर से नीचे आने का रास्ता स्टेयर्स है ही नहीं, सिर्फ लिफ्ट है, तो इट्स अ वेरी हजार्डियस थिंग। आपकी कहीं आग लग गई तो आप तो नीचे उतर ही नहीं पाओगे, लिफ्ट भी नहीं आई तो वहाँ फंस जाओगे। तो बेसिकली क्या हो जाता है? रिस्क मैनेज असेसमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख सको कि आपको किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है। तो आइडेंटिफाइंग सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड इन द वर्क प्लेस, उसको एनालाइज करना कि मेरे को कितना खतरा हो सकता है, एनालाइज करना, और इवैल्यूएटिंग द रिस्क, अपने खतरे को इवैल्यूएट करना एसोसिएटेड विद दैट हजार्ड, डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट वेज टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल द हजार्ड। अब उस खतरे को कंट्रोल करने के लिए या उसको पूरा एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखूंगी? मैं ये सोचूंगी कि यहाँ पे क्या आग लग सकती, नहीं लग सकती, अगर लग सकती तो उस चीज़ को पहले हटा दूंगी। दूसरा, मैं बोलूंगी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई स्टेयर्स लगा दो, खाली लिफ्ट के भरोसे बैठो, लिफ्ट भी नहीं आई तो हम मर ही जाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्सपोजर टू केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड से एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्सपोजर क्या होता है? एक्यूट एक्सपोजर होता है जो कि एक सडन, एक शॉर्ट, एक बेसिकली हाई डोज एक्सपोजर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
केमिकली हमें खतरा है, केमिकल की एक लेबोरेटरी में काम करती हूँ मैं फॉर एग्जांपल, और तो मुझे खतरा हो रहा है छोटे टाइम के लिए, मैं वहाँ कुछ टाइम के लिए जा रही हूँ, वहाँ पे एक सडन मुझे हाई डोज का एक्सपोजर मिल रहा है जो मुझे खतरा कर रहा है, जो कि क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्पिलिंग कॉन्सेंट्रेटेड ब्लीच ऑन द स्किन, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन के ऊपर एकदम ब्लीच गिर जाए, है ना, तो वो क्या करे, एकदम से मैं केमिकल्स के साथ काम कर रही हूँ, सल्फेट मेरे हाथों पे लग गया, एकदम जलन मारने लग गया, तो ये क्या होगा, एक्यूट खतरा, ये तो तुरंत ही हो गया ना, मैं आज गई और आज ही मुझे एक्सपोजर मिला, आधी मेरा हाथ जल गया। क्रॉनिक एक्सपोजर क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस होता है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं वैसे सेफ हूँ बट मैं गई, मैंने गंदे केमिकल अपने अंदर इनहेल करे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा गई वहाँ पे फिर, या फिर क्रॉनिक एक्सपोजर केमिकल हजार्ड्स में इस तरीके से भी बोल सकते हो जहाँ पे आपको धीरे धीरे आप उस हजार्ड से गो थ्रू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 साल से आप कॉन्टिन्यूसली उस फैक्ट्री में जा रहे हो और गंदे केमिकल्स को इनहेल कर रहे हो, गंदी गैसेस को इनहेल कर रहे हो, एक टाइम तो आएगा जब आपकी बॉडी बोल जाएगी और आपके लंग्स फेल हो जाएंगे, तो एक्यूट मतलब तुरंत आपको उसका, आपके साथ कुछ गलत हुआ और उसका साइड इफेक्ट आपको तुरंत दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट। एक्यूट का मतलब आज मैंने गई वहाँ पे और आज ही कुछ हो गया, आज मेरे केमिकल गिर गया, कुछ हो गया, तो ये क्या हो गया, सडन मेरा बर्निंग होने लगी। क्रॉनिक एक्सपोजर, मेरे वैसे मैं फिजिकली ठीक हूँ बट क्रॉनिक मतलब मैं एक्सपोज्ड हूँ, तो मेरे इनहेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है 10 साल बाद, लीडिंग टू लंग्स डिजीज, तो कोई कैंसर या लंग डिजीज हो गए, धीरे धीरे 10 साल के बाद पता चलता है, ये क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्काई, आर्काई क्या होता है एंड हाउ इज इट प्रिवेंटेड इन द मेटल इंडस्ट्री, मेटल की जो ये इंडस्ट्री है उसमें हमें आर्काई को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे ये नहीं होना चाहिए। आर्काई क्या होता है, वेल्डर्स फ्लैश is a painful condition caused by exposure to intense ultraviolet radiation। क्या होता है कि जब एक वेल्डर काम करता है तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है, और वो किस लिए पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूवी रेज की रेडिएशन होती है जनरेटेड ड्यू टू आर्क वेल्डिंग। तो जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग के टाइम पे उनकी आंखों में जो फ्लैश पड़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्क आई एक जो है पेनफुल कंडीशन कॉज हो रही है। ये कैसे प्रिवेंट कर सकता है, बाय इट इज प्रिवेंटेड बाय वेयरिंग अ प्रॉपर वेल्डिंग हेलमेट। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वेल्डिंग हेलमेट पहनते हैं जिससे उनकी आंखें बची रहे, ठीक है, विद अ स्पेशलाइज्ड डार्क यूवी फिल्टरिंग लेंस, जिसमें क्या हो, आपका एक स्पेशलाइज्ड डार्क यूवी फिल्टरिंग लेंस हो कि जो यूवी लाइट है उसमें से जो आपका बेकार है, जो आईज के लिए हार्मफुल है, वो ऑलरेडी फिल्टर होकर आपकी आंखों तक पहुंचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा आ सकता है कि अगर आपको आर्क आई को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए प्रॉपर वेल्डिंग हेलमेट के साथ और क्या क्या जरूरी है, या ये भी पूछा जा सकता है कि एक मेटल इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी पेनफुल कंडीशन मतलब दिखाई देती है जो वर्कर्स को होती है, वो कौन सी होती है, आर्क आई होती है। तो क्वेश्चन क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बोला था, फिलिप्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ 4 प्राइमरी सेफ्टी कलर्स यूज्ड इन इंडस्ट्री वर्क प्लेसेस। अगर मैं प्राइमरी सेफ्टी कलर्स की बात कर रही हूँ जो कि आपको इंडस्ट्री में दिखाई देंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे छत पे काम चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, या ये कर सकते हो कि ये एक डेंजर जोन है, इसके अगर आप गए तो वहां पे हीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभार मेटल इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक इंजेक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, वहां पे ये सब चीजों के लिए हमें सेफ्टी बोर्ड्स लगाए जाने चाहिए, राइट। आप रोड्स पे चलते हो तो आपके पास रोड सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, बट आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे मैं टेक्सटाइल में एज अ डिजाइनर काम करती थी, फिर भी वहां पे प्रिकॉशन, किस चीज को छूना है, किस चीज को नहीं छूना है, वहां पे क्या होते थे, बोर्ड्स लगे रहते थे। तो रेड किस लिए होता है, प्रोहिबिशन मतलब डेंजर जोन, इससे आगे आपको नहीं जाना, राइट, उसके लिए क्या होता है, रेड कलर। गाइस इसके ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है जहां पे वो कलर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से कलर का क्या सिग्निफिकेंट है, या कौन सा कलर इंडस्ट्री में किस तरीके से शो होता है। तो रेड होता है प्रोहिबिशन, डेंजर के लिए, या फिर फायर इक्विपमेंट के लिए कि भाई यहाँ पे आग लग सकती है उस लिए। येलो कलर होता है वार्निंग के लिए, रिस्क ऑफ डेंजर, आपको वार्निंग दे रहा है कि यार ये रिस्क ऑफ डेंजर है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। ब्लू कलर होता है मैंडेटरी एक्शन रिक्वायर्ड, हर कलर के पीछे एक सिग्निफिकेंस मीनिंग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने रेड के बारे में बोला, रेड क्या है, जो कि आपका डेंजर जोन है, ठीक है, वो बोल रहा है कि इससे आगे आपको नहीं करना है। येलो क्या है, आपको वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देना है। ब्लू कलर क्या है, मैंडेटरी एक्शन, जो आपको लेने ही लेना है, जैसे कि ग्लव्स हो गया कि आपको ग्लव्स पहनना है, या फिर आपको हेलमेट लगाना है। जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाती थी तो मास्क पहनती थी, क्योंकि कहीं फैब्रिक्स के साथ काम करते हुए मेरी नाक में वो छोटे छोटे फैब्रिक के रेशे ना चले जाएं। ग्रीन क्या होता है, सेफ्टी कंडीशन और फर्स्ट एड, मतलब सेफ्टी कंडीशंस रखना, फर्स्ट एड रखना एंड एस्केप रूट्स, ठीक है। तो आपको आई होप ये चारों कलर के बारे में पता चल गया, कौन से 4 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है।
अच्छा गाइज, मैं जब पीपीटी बनाती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, तो बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम आप ना एकदम कलरफुल पीपीटी बनाया करो, एकदम रेड येलो फूल पत्ती बनाया करो। मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो तो एक अच्छा टीचर चाहिए और एक अच्छे नोट्स चाहिए। मैं बनाने को यहाँ पे फूल पत्ती बना दूंगी, बट आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे नहीं होगा, उस समय आपका ध्यान क्या होगा, पीपीटी की डेकोरेशन में होगा। तो यार मैं डेकोरेशन पे बिलीव नहीं करती, और मेरे साथ जो पढ़ना चाहता है, मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ने आए हो यहाँ पे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका मेन मकसद पूरा होना चाहिए कि आपको ढंग से पढ़ाई हो पाए, क्वेश्चन आपसे बन पाए। और ये मतलब अगर आपका फूल पत्तियों पे और डेकोरेशन वाली पीपीटी से अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर जिसको पढ़ना होगा उसको एक अच्छा टीचर, अच्छा मेंटोर और एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, उसको फूल पत्ती डेकोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो ध्यान सिर्फ उन चीजों में रह जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके, नाउ व्हाट इज इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ माइनर थर्मल बर्न। अगर एक छोटा सा थर्मल बर्निंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हाथ में माइनर बर्न हो गया या कहीं पे भी कुछ एक माइनर बर्निंग हो जाए, कॉज्ड बाय टचिंग अ हॉट स्ट्रिप हीटर। जब आप एक प्लास्टिक वर्कशॉप में काम करते हो, मतलब प्लास्टिक की इंडस्ट्री में काम करते हो, जहां पे आपको पता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक को मोल्ड किया जाता है, तो बच्चों वहां पे कौन सा, अगर किसी का हाथ जल जाए, कुछ हो जाए, माइल्ड सा कुछ थर्मल लग जाए, तो आप कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सबसे पहले करोगे? तो इमीडिएटली होल्ड द बर्न एरिया। जो एरिया आपका जला हुआ है उसको इमीडिएटली होल्ड करो अंडर कूल रनिंग वाटर। पहले जल्दी से, फॉर एग्जांपल हाथ जल गया, प्लास्टिक की इंडस्ट्री में काम करते हैं, थोड़ा जल्दी से भागो अपने हाथ को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए। नॉट आइस कोल्ड, आप वहां पे गरम एकदम ठंडा मत मारो, गरम पे एकदम वो नहीं, बट एक अंडर कूल नॉर्मल रनिंग वाटर डालो 10 से 15 मिनट के लिए, टू डेसिपेट द हीट एंड स्टॉप बर्निंग प्रोसेस। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कभी कभार, जैसे जब मैं इन 11th-12th केमिकल लेबोरेटरीज में काम करती थी, कुछ अगर गिर गया हाथ के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने टेक्सटाइल में भी होता था कि कुछ हो गया, तो एकदम तुरंत क्या करती थी, एकदम लोग क्या करते हैं, बर्फ मार देते हैं। भाई जहां पे गर्म हुआ है वहां पे बर्फ नहीं मारते हैं, वहां पे क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपका वाटर है, कोल्ड वाटर है, उसके नीचे आप अपना हाथ रखो, थोड़े टाइम के लिए वहां पे रखो, जिससे कि आपकी जो स्वेलिंग है, जो आपकी हीट है, वो कम से कम डेसिपेट हो पाए। डेसिपेट मतलब चली जाए और बर्निंग आपकी कम हो जाए। डू नॉट अप्लाई बटर ऑयल, उस गर्म एरिया पे आप अपना ऑयल या फिर बटर या एडेसिव बैंडेजेस मत लगाओ टू द रॉ स्किन, जहां पे आपकी जलन और मचे। ठीक है, खून निकल जाता है तब आप बैंडेज वगैरह लगा सकते हो, ये सब लगाते हो, बट खून थोड़ी निकले भाई, जलन हुई है। जब जलन होती है तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली बटर ऑयल वगैरह नहीं लगाते हो। गिव वन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल हजार्ड इन प्रोफेशनल डिजाइन स्टूडियो। जितने भी डिजाइन स्टूडियो है, मेरा डिजाइन स्टूडियो है जैसे कि दिल्ली में, तो होता क्या कि वहां पे साइकोलॉजिकल हजार्ड का क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक्सट्रीम वर्क प्लेस साइकोलॉजिकल हजार्ड। जैसे कि मैंने आपको केमिकल हजार्ड के बारे में बताया, जो केमिकल्स के थ्रू होता है, फिजिकल हजार्ड के बारे में बताया, जहां पे आपकी बॉडी को हार्म हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है? साइकोलॉजिकल मतलब आप स्ट्रेस बर्नआउट, आप लोगों को जबरदस्ती 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम करवा रहे हो, आपके पास काम नहीं है फिर भी आप उन्हें काम करवा रहे हो, तो ये क्या है, एक्सट्रीम स्ट्रेस का वर्क प्लेस है, जहां पे, और बर्नआउट कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूस टाइट डेडलाइंस। आप फॉर एग्जांपल एक टाइट डेडलाइन है, मैंने किसी को बोला तेरे को भाई आज अभी 1 घंटे में ये काम खत्म करना है, फिर मैंने बोला अगले 1 घंटे में ये काम खत्म करना है। आप अंडर द पीयर प्रेशर हो गाइस, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हो कि नहीं ये डेडलाइन है, मुझे ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, तो आप क्या हो, आप साइकोलॉजिकल हजार्ड में हो। आपके माइंड को स्ट्रेस मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस आपके माइंड को स्ट्रेस मिल रहा है, राइट। अगर मैं आपको बार बार बोलूं कि बच्चे आप तो फेल हो जाओगे, बच्चे फेल हो जाओगे, बच्चे फेल हो जाओगे, ये क्या है, ये बेसिकली एक आपका साइकोलॉजिकल हजार्ड ही तो है। आप यू आर बेसिकली, आपको लोग बुली कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। हरासमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, बेसिकली बुली करना है कि आपको गलत चीज बोल रहे हैं, कि आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं और आपको बिल्कुल स्ट्रेस के अंदर रख रहे हैं, टाइट डेडलाइंस में। दैट इज कॉल्ड एज योर साइकोलॉजिकल हजार्ड, जो कि डिजाइन स्टूडियो की बात नहीं है, आप कहीं पे भी काम करते हो तो ऑफ कोर्स जो ऑफिसेस वगैरह में आजकल क्या है, आपने देखा है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल हजार्ड। ओके, एक्सप्लेन द 5 स्टेप्स ऑफ हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल विद एग्जांपल। अगर कोई भी चीज हजार्ड दे रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और वहां पे आग लग रही है, कुछ लग रही है, तो उसके 5 स्टेप क्या है कि मेरे को अपने हजार्ड को कंट्रोल कर सकती हूँ। पहला होगा कि मैं एलिमिनेट कर दूं, जिस चीज से मुझे खतरा है पहले उसको हटाओ। सीधी सी बात है ना, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मेरा एसी खराब है और खराब एसी की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लग सकती है, गाइस नोएडा में हर साल इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है। नोएडा आपको पता है उत्तर प्रदेश में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मेरे जहाँ पे पहले काम किया था, एक एक्सपोर्ट हाउस में काम किया था, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, वहां पे आग लग गई थी। ठीक है, अगर वहां पे लोग रहते, जस्ट बिकॉज उनकी जो एयर प्यूरिफायर जो उन्होंने अपना बेसिकली वो लगा रखा था, एयर प्यूरिफायर कह रही हूँ, एयर कंडीशनर लगा रखा था, वो एसी इतना वाहियात था, इतना बेकार था। तो पहली
पहली चीज क्या है, अगर इन सब चीजों से लोगों को हार्म पहुंचेगा आप एलिमिनेट करो। सबसे पहले एसी हटाओ ना यार, उससे लोगों को खतरा है, पहले वो हटाओ। सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको लग रहा है कि एसी इस जगह पे लगाने से आपका या तो बिल बढ़ रहा है, आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो आप एसी की जगह पे कूलर लगा लो, कुछ और लगा लो हाई क्वालिटी का। तो आप उसकी जगह पे क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिस चीज से खतरा है बट वो इंपॉर्टेंट है, अब एसी काम करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना, बट उससे खतरा भी है, तो खतरे को हटाओ। उसकी जगह पे आपको लग रहा है आप एक नया एसी लगा लो हाई क्वालिटी का, या फिर आप एक कोई कूलर या फिर कोई और मटेरियल यूज करो, राइट। तो जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है, ऑटोमेटिंग अ डेंजरस मैनुअल कटिंग प्रोसेस। जब कोई बहुत कटिंग प्रोसेस है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आप उसको हटा के क्या कर सकते हो, कोई इजी मेथड यूज कर सकते हो, राइट। तो ये इसने बोला है। इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब आइसोलेटिंग पीपल फ्रॉम द हजार्ड। लोगों को पहले अवेयर कर दो, भाई यहाँ पे इस चीज से खतरा है। अगर आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे तो आपके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खतरा क्रिएट कर सकती है, तो उससे अच्छा आप पहले लोगों को बताओ और उसके लिए आप प्लानिंग करो कि यार अगर मान लो आपको लगता है इस एसी से खतरा हो सकता है अगर हम उसे कॉन्टिन्यूस 24 घंटे चलाएंगे। गाइज मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको एटलीस्ट समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एसी को 24 घंटे चला रहे हो फैक्ट्री के अंदर, तो ऑफकोर्स उसमें हीट जनरेट होगी और वो गर्मियों के टाइम में फटने के चांसेस है। बट अगर हम उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल, मतलब हम अपने इंजीनियरिंग माइंड से सोचें कि अगर यार मैं हम पूरे दिन में 2 घंटे चलाएं, ब्रेक ले 2 घंटे का, फिर 2 घंटे चलाएं, तो मे बी इट्स अ इंजीनियरिंग कंट्रोल, जहां पे आप लोगों को हजार्ड से पहले ही दूर रख रहे हो। इंस्टॉलिंग एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम टू रिमूव टॉक्सिक फ्यूम्स। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग मेथड मतलब क्या ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, जिससे लोगों को खतरा ना हो। फॉर एग्जाम्पल जब लोग इतने केमिकल में की जगह पे काम करते हैं तो आप ज्यादा एग्जॉस्ट फैन लगा लो। जरूरी है आपको एक ही एग्जॉस्ट फैन करना है जो लोगों के लिए खतरा है? सबसे पहले तो हेल्थ है ना, अगर लोगों के लिए खतरा है तो आप ज्यादा एग्जॉस्ट फैन लगाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है, जहां पे आप लोगों का जो तरीका है काम करने का उसको बदलो, जहां पे आप अपनी रोटेटिंग कर सकते हो, शिफ्ट। अगर आपको लगता है यार देखो आप मशीन नहीं बदल सकते तो लोग बदल लो। आपको लग रहा है कि आप 4 घंटे बाद इन लोगों के साथ काम करो, उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी, 4 घंटे बाद दूसरी शिफ्ट लगा लो, लोगों को ज्यादा हायर कर लो, पार्ट टाइम हायर कर लो। तो ये तरीका होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जब आप लोगों को ठीक करते हो, मतलब लोगों के एम्प्लॉयज के लिए उनके लिए कुछ कंट्रोल करते हो। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब होता है जब आप मशीनरी कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो। पीपीई क्या होता है, पीपीई मतलब प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स विद इक्विपमेंट। लोगों को एटलीस्ट इक्विपमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड करो, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं उनको मास्क, ग्लव्स वगैरह, अगर वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें दो, जिससे कि उनकी सेफ्टी रहे। डिस्कस द मेजर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड स्पेसिफिक ड्यू टू टेक्सटाइल एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले भी बोला गाइस, मैं खुद एक टेक्सटाइल डिजाइनर रही हूँ, मैंने एक्सपोर्ट्स में काम करा है, उसमें भी काम करा है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोगों को हेल्थ कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहला ये होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। लाइक मैंने भी 6-7 महीने जब मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा मेरे को इनहेल होने में प्रॉब्लम हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी। मतलब क्यों? आप बार बार कॉटन डस्ट, कपड़ा है यार, थान का कपड़ा, जब इतने इतने रोल्स ऑफ फैब्रिक आते हैं, झड़ेंगे, साफ होंगे, तो उसका जो झड़ेंगे डस्ट होगी वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। तो वो क्या है, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट। आप गंदी कॉटन डस्ट को अपनी नाक के अंदर ले रहे हो, जिससे आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? बायोनोसिस हो सकती है। बायोनोसिस क्या होता है? ब्राउन लंग्स। अगेन मैं बोल रही हूँ, गंदे कॉटन डस्ट को, गंदी धूल मिट्टी को अगर आप नाक में ले रहे हो अपने आप, तो आपके लंग्स क्या होंगे? ब्राउन हो जाएंगे, और इस बीमारी को क्या बोलते हैं? बायोनोसिस बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग विच हैव बीन सीन इन मेजर टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। केमिकल क्या होता है? केमिकल मतलब आप कुछ ऐसे केमिकल, आप फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स की जो यूनिट होती है, पानीपत हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ सारी फैक्ट्रियों में क्या होता है? डाइंग भी होती है। कपड़े को डाई भी तो करा जाएगा ना, तभी उनमें कलर चढ़ेगा। तो जब डाई होता है तो आप गंदे कार्सिनोजेनिक डाइज यूज कर रहे हो, राइट। लोग अपना पैसा बचाने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा बचाने के लिए वहां पर सस्ती डाई यूज करते हैं, जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। तो केमिकल क्या हो गए? आप टॉक्सिक एजोडाई यूज कर रहे हो, ये सब यूज कर रहे हो। यूज इन फैब्रिक फिनिशिंग, फैब्रिक को अच्छा बनाने के लिए कि लोगों का खरीद पाए लोग, उसके लिए एजोडाई, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी डाइज को यूज कर रहे हो। तो ये क्या है? बेसिकली आपका केमिकल हजार्ड है। सेकंड फिजिकल हजार्ड क्या हो सकता है? एक्सट्रीम नॉइज फ्रॉम इंडस्ट्रियल वीविंग लूम। तो अगर वहां पे बुनाई हो रही है, मतलब वीविंग आपने देखिए पावर लूम होता है कि धागा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, खच 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 खच, बैक एंड फोर्थ आवाज आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो ये क्या होता है आपका? फिजिकल एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल वीविंग लूम से हियरिंग डैमेज हो जाता है लोगों को। इसलिए मैक्सिमम वीविंग लूम की इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि हर 4 घंटे बाद आप लोगों को बदलो, लोगों के कान में हियरिंग डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो गाइज आपको पता चला कि आपकी बॉडी के लिए कैसे हो रहा है कि आप ब्राउन लंग्स, सेकेंडली आप केमिकल्स की जो फिनिशिंग है उससे जो टॉक्सिक डाई इनहेल कर रहे हो वो आपके लिए गलत है, प्लस सेकेंडली फिजिकली क्या है? वीविंग लूम।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं एज अ डिजाइनर जब काम कर रहे हैं तो आप ऑफिस में बैठ रहे हो, बट जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं हर इंडस्ट्री में ये सब चीजें फेस करने को मिलती हैं। सेफ्टी मेजर्स, अब आप इसमें देखो, इस जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन था ये, तो आप थोड़े से पहले हजार्ड बताओ, बट उसके बाद आपको उसके सेफ्टी मेजर्स बताना बहुत जरूरी है। तो पहला सेफ्टी मेजर्स है कि जब आप कॉटन, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जब काम करती थी नीचे फैक्ट्री में देख के आती थी, ऑफिस में पूरे दिन नहीं बैठना पड़ता डिजाइनर को, नीचे फैक्ट्री में देख के आना है, तो क्या होता था, मास्क लगा के रखते थे लोग। मास्क क्यों? जिससे कि जो डस्ट फ्यूम है वो मेरी नाक के अंदर ना जाए, सेकेंडली, ठीक है। सेकेंडली, अगर केमिकल डाइज हैं तो उनकी जगह पे हम अच्छी डाई यूज कर सकें, थोड़ी एजो की जगह पे हम लोग बैट यूज कर सकें या नेचुरल डाई यूज कर सकें अगर वो पॉसिबल है। और ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी स्मोकिंग करना मना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इतना ज्यादा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पे तुम अपना सिगरेट पीने चले गए तो आग ही लग गई पूरी फैक्ट्री में, ठीक है। केस स्टडी के ऊपर बात आते हैं। केस स्टडी है, केस स्टडी इस चैप्टर में से बहुत सारी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं खुद भी एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। You are the safety supervisor। आप एक सेफ्टी सुपरवाइजर हो एट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहां पे प्लास्टिक को मोल्ड करके बनाया जाता है। ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन, जब एक इंस्पेक्शन हुई, यू नोटिस वर्कर ऑपरेटिंग द हॉट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विदाउट ग्लव्स। तो आपने क्या देखा, एक इंस्पेक्शन पता क्या होती है, जहां पे जगह जगह पे जाके फैक्ट्रीज में ये देखा जाता है कि कहीं ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, या फिर इनकी कंडीशन सही है कि नहीं है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इवन वर्कर्स से पूछा भी जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपको वेजेस अच्छे से मिल रहे नहीं मिल रहे। तो ये क्या कहलाता है, इंस्पेक्शन। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके के ऑडिट होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑडिट होते हैं, जो अलग अलग फैक्ट्री में जाके ये सब चीजें चेक करते हैं कि सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वुमेन्स की सेफ्टी है कि नहीं है, हैरासमेंट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन पता चला एक प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कि वर्कर्स ऑपरेटिंग द हॉट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जब वो हॉट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहने ही नहीं है, एंड द फ्लोर इज स्लिपरी फ्रॉम स्पिल्ड हाइड्रोलिक ऑयल। इसका मतलब क्या है, एक तो उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, दूसरी बात जो उनका फर्श है वो बहुत ज्यादा तेल से भरा हुआ है। यूजिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन। तो अब आप सामने वाले बंदे को क्या बोलोगे, आप ऑडिट, अगर मान लो आप में से बहुत लोग आगे जाके ऑडिट करना चाहते हो, इंस्पेक्शन करना चाहते हो, आप चेक करोगे, जब बोलोगे भाई इसने ग्लव नहीं पहने, इसने तेल गिरा हुआ है इतना सारा, जब आप मोल्डिंग मशीन में काम कर रहे हो तेल भी लगा होगा, तेल है फर्श पे गिरा हुआ, तो इस कंडीशन को कैसे ठीक करोगे। आइडेंटिफाई हजार्ड, प्रॉब्लम क्या है पहले ये पता करो। द इंसुलेटेड हॉट मशीन पार्ट्स बर्न हजार्ड एंड स्लिपरी फ्लोर स्लिप एंड फॉल हजार्ड। तो पहले आपने खतरा पहचाना, इस पूरी सिचुएशन से दो चीजों का खतरा है। पहली बात कि अनइंसुलेटेड है आपका, विदाउट वेयरिंग द ग्लव्स पीपल आर वर्किंग विद हॉट मशीन्स। दूसरी बात क्या है कि स्लिपरी फ्लोर है, आपका फ्लोर ही इतना स्लिपरी है। दूसरा स्टेप क्या है, डिटरमाइन हु माइट बी हार्म्ड, पता करो कि किसको खतरा होगा। खतरा तो उसी को ही होगा जो मशीन चला रहा है, द मशीन ऑपरेटर एंड anyone which is walking on the production floor will get slip, right? अगर आपका फ्लोर स्लिपरी है तो जो भी लोग आसपास चल रहे हैं वो स्लिप करेंगे, और दूसरी बात जो मशीन चला रहे हैं उसको तो खतरा है ही नहीं यार, वो बिना ग्लव के काम कर रहा है। स्टेप 3 क्या है, इवैल्यूएट द रिस्क, रिस्क का पता चलो क्या ये कितना रिस्की है, एंड प्रिकॉशन, और उस पर प्रिकॉशन दो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बर्न और फॉल इज हाई, यार इतना रिस्क है कि ये बर्निंग हो सकती है, हो सकता है कि हाथ की जगह पूरी बॉडी बर्न कर जाए। जब आप इतनी बड़ी प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन के साथ काम कर रहे हो, इतनी बड़ी प्लास्टिक की मशीनरी के साथ काम कर रहे हो सकता है कि आपको, पहले आपने ये पता करा, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले खतरा पहचानो, कहां से खतरा है, स्लिपरी फ्लोर, और दूसरा विदाउट ग्लव अनइंसुलेटेड को। फिर आपने पता करा कि किसको खतरा है, खतरा क्या है और खतरा किसको है, कि ये हार्म किसको हो सकता है, ऑपरेटर को हो सकता है, या जो भी फर्श पे चल रहा है उसे हो सकता है। रिस्क पहचानो, रिस्क क्या होगा, मेजर रिस्क है यार, अगर कोई स्लिप कर गया तो हो सकता है कि उसको माइनर से मेजर इंजरी हो जाए और उसका हाथ जल जाए, बॉडी पार्ट्स जल जाए, तो रिस्क कितना बड़ा है। इंप्लीमेंट कंट्रोल, अब आप अपने सेफ्टी मेजर बताओ। इमीडिएटली हॉल्ट द मशीन, मशीन को रोको। ऑर्डर द फ्लोर क्लीन एलिमिनेशन, सबसे पहले रोको। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में अपना दिमाग लगाओ क्या होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है सबसे पहले तो ये बोलोगे भाई मशीन को रोको, मशीन क्यों चला रहे हो, जब पहले मशीन को रोको। दूसरी बात क्या करोगे, फ्लोर को तुरंत क्लीन करवाओगे। तो एलिमिनेशन क्या कहता है, हमारा हजार्ड का पहला रूल क्या है, एलिमिनेट करो, खतरा जिस चीज से उसको पहले हटा ही दो। मशीन पूरी हटा तो नहीं सकते क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करे, क्या हटा सकते हो कि फ्लोर पे जो तेल है पहले उसको आप क्लीन करवाओ। इशू हाई टेम्परेचर सेफ्टी ग्लव्स, सबसे पहले आपने बोला कि हाई टेम्परेचर सेफ्टी ग्लव्स क्यों नहीं दिए आपने लोगों को, तो पीपीई किट दो, पर्सनल आपकी जो इक्विपमेंट किट है वो उनको प्रोटेक्टिव किट प्रोवाइड करो, ठीक है।
इंस्टॉल एंटी स्लिप मैट, और फ्लोर के ऊपर एंटी स्लिपिंग मैट्स, ऐसी फर्श पे मैट लगाओ जिस पे लोग ना फिसलें। तो आपको एंटी स्लिपिंग मैट लगानी पड़ेगी अराउंड द मशीन एरिया, जो कि आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल है। तो हजार्ड के जो आपने 4 स्टेप्स पढ़े उनको देखो आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। एलिमिनेशन आपने हटवा दिया, पीपीई किट दे दी, आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल को बोला कि आप इसमें एंटी स्लिप वो लगाओ मैट। रिव्यू, check a bag in a week to ensure the oil leak is permanently fixed and worker are continuously wearing gloves। क्या कह रहा है कि आप हर हफ्ते, आपको पता है इंस्पेक्शन ये नहीं होती कि साल में एक बार जाके देख लिया, क्योंकि भाई आप जब फैक्ट्री में आ रहे होते हो ना, लोगों को पहले ही पता होता है आप फैक्ट्री में आ रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जैसे मैं काम करती थी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी फैक्ट्री में काम करती थी, मैं रटेरिया में काम करती थी। तो क्या होता था उस टाइम पे, पहले पता चल जाता था कि यार यहाँ पे तो क्या है, ऑडिट होने वाला है, तो लोगों को ना पहले बोलते थे मास्क पहन लो, ग्लव वैसे पहनते नहीं थे, बट सिर्फ ये दिखाने के लिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सामने वाला इंस्पेक्शन की टीम आ रही है तो आप ग्लव्स पहन लो, ये पहन लो। तो ये भी बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको हर हफ्ते जाके, या हर हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट महीने में 2-3 बार जाके आपको चेक करना पड़ता है कि हाँ ये फैक्ट्री की कंडीशन सही हुई नहीं हुई, हमने इन्हें एंटी स्लिप मैट बोला, इन्होंने लगाया नहीं लगाया, तो ये रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैट्रिक्स। ये जो रिस्क मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है, ठीक है। हाउ डज इट हेल्प फैक्ट्री मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। ये आपकी फैक्ट्री के लिए क्यों जरूरी होता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए। द रिस्क मैट्रिक्स इज अ ग्रेड यूजिंग रिस्क असेसमेंट टू डिफाइन द लेवल ऑफ रिस्क कंसिडरिंग 2 फैक्टर। रिस्क असेसमेंट का मतलब यही है कि आपको कितना रिस्क है, इस बात का पता चलता है रिस्क मैट्रिक्स से। 2 चीजें होती है रिस्क मैट्रिक्स में, 2 चीजें होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको खतरा है, दूसरी बात आपका क्या सेवरिटी, सेवरिटी मतलब क्या रिटर्न बनता है, मतलब कि इन रिटर्न आपका लॉन्ग टर्म में क्या आपका, बेसिकली कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी मतलब ऑफ एन एक्सीडेंट हैपनिंग, कि ये खतरा हो। मैंने बोला एसी से ये खतरा की फैक्ट्री जले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सेवरिटी। सेवरिटी मतलब इफ इट डज हैपन, अगर ये हो जाता है तो कितना मुझे खतरा होगा लॉन्ग टर्म में, तो ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट किसी चीज को लेके कितना खतरा हो सकता है, वो 2 चीजों पर निर्भर करता है, पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा सेवरिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या वो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी। सेवरिटी मतलब कितना हो सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी। इफ इट कलर कोडेड यूजुअली ग्रीन फॉर लो रिस्क, अगर मैंने आपको बोला होगा ग्रीन कलर करता है कि आपको लो रिस्क है, आपको कम खतरा है, येलो का मतलब होता है मीडियम रिस्क है, और रेड का मतलब होता है आपको बहुत ही हाई रिस्क है। हाउ इट हेल्प्स, ये कैसे पता आपके फैक्ट्री मैनेजर के लिए क्यों जरूरी है। इफ अ फैक्ट्री मैनेजर आइडेंटिफाइज अ हजार्ड विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड वेरी catastrophic severity exposed high voltage wire, it lands in a red zone, और वो red zone में आ रहा है, meaning production must stop until it is fixed. It helps management spend their budget and time on most life threatening issues rather than minor annoyance। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, इसमें आपको लिखोगे रिस्क मैट्रिक्स आपका डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी एंड सेवरिटी पे, फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी इनटू सेवरिटी। उसके बाद आप कलर्स के बारे में बताओगे कि अगर वो ग्रीन कलर शो करता है, ग्रीन का मतलब है कि आपको लो रिस्क है, येलो का मतलब है कि आपको मीडियम रिस्क है, रेड का मतलब है कि आपका हाई रिस्क है, अभी बंद करो। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है जिसमें से तेल लीक हो रहा है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, तो उसको पहले फिक्स करो। फैक्ट्री को पता ही चलता, फैक्ट्री को लगता है चल छोटा मोटा ही तो खर्चा है, बाद में कर लेंगे, इससे क्या ही खतरा होगा, क्या ही खतरा होगा। तो ये पहचानने के लिए आपके पास रिस्क मैट्रिक्स होता है। तो मैंने आपको इनिशियली बोला होगा कि ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिखाई थी, तो दिख रहा है इसमें हाई का मतलब क्या है, यहाँ पे हाई देखो, येलो का मतलब होता है मीडियम, रेड का जो हाई शो कर रहा है इसका मतलब है हाई खतरा है, और ग्रीन का मतलब होता है कि आपको लो खतरा है, मतलब ज्यादा खतरा नहीं है। तो ये सब आपको शो करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट कलर्स, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीप डाइव इनटू केस स्टडीज। केस स्टडी क्या कह रही है, लेदर इंडस्ट्री, यू आर इंस्पेक्टिंग अ लेदर टैनिंग फैसिलिटी। आप एक लेदर की इंडस्ट्री में गए, ठीक है, जहाँ पे लेदर बनता है। मैंने भी लेदर की इंडस्ट्री में काम करा है, मैंने देखा है लेदर में कैसे काम करा जाता है। वर्कर्स आर मैनुअली मिक्सिंग टैनिंग केमिकल्स। लेदर के टाइम पे, क्योंकि आप एक अगर ओरिजिनल लेदर नहीं है, जो सस्ता लेदर आप वॉलेट वगैरह यूज करते हो, बेल्ट यूज करते हो, वो क्या है, वो आपका जो बन रहा है आर्टिफिशियल लेदर बन रहा है, उसमें आपके बहुत केमिकल्स यूज होते हैं, लाइक क्रोमियम सॉल्ट हो गया, हैंडलिंग रॉ एनिमल हाइड हो गया, विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन। जहां पे आप ये सब यूज कर रहे हो बट कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके बॉडी के लिए। आउटलाइन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल हजार्ड। तो इससे आपको क्या खतरा हो सकता है, पहली चीज, अगर आप लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होगा, 2 बैक्टीरिया लाइक एंथ्रैक्स हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है।
गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज समझना कि किस इंडस्ट्री में किस चीज से खतरा होता है। जैसे कि मैंने आपको टेक्सटाइल में बताया डस्ट वगैरह से, लेदर में क्या होता है केमिकली आपकी बॉडी को बहुत हार्म मिलता है, क्योंकि आपको बैक्टीरिया, आप जब इतने केमिकल के साथ यूज कर रहे हो तो वहां बैक्टीरिया होंगे, तो आपको बायोलॉजिकल हजार्ड क्या हो सकता है कि अनट्रीटेड एनिमल हाइड्स, आपने जो एनिमल की जो यूज कर रहे हो वो अनट्रीटेड है, रॉ है, उससे आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंथ्रैक्स या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। केमिकल हजार्ड क्या होता है, स्किन बर्न, केमिकल्स के साथ काम करते हुए सबसे पहला खतरा होता है कि हमारी कहीं बॉडी जल ना जाए, हमें कहीं एलर्जी ना हो जाए, ठीक है, डर्मेटिस एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक इनहेलिंग, टचिंग क्रोमियम सॉल्ट, एसिड एंड सोलवेंट। कहने का मतलब यही है हमारी बॉडी स्किन बर्न ना कर जाए, प्लस हमें कोई रेस्पिरेटरी इशू ना हो जाए, है ना। सेफ्टी कंट्रोल क्या कह रहा है, इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंस्टॉल्ड मैकेनिकल ड्रम मिक्सर, सो वर्कर डू नॉट हैव टू मिक्स केमिकल मैनुअली। ठीक है, क्या होता है कि जो लेदर इंडस्ट्री है ना, आज भी वहां पे केमिकल्स क्या होता है हाथ से मैनुअली करे जाते हैं। मैनुअली करने की जगह आप इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कर सकते हो, मतलब हजार्ड का एक स्टेप है ना कि आप इंजीनियरिंग मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी ले आओ जहां पे लोगों को हार्म ना पहुंचे। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कहती है कि आप मैनुअली की जगह आप एक मैकेनिकल ड्रम ले आओ, एक ऐसा ड्रम ले आओ जहां पे केमिकल अपने आप मिक्स हो जाए, तो मैनुअली करने की जरूरत ना पड़े। पीपीई का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि आप उन पे हैवी ड्यूटी या केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, उनको ऐसे ग्लव दो जिसमें केमिकल हाथ में लगे ही ना, एप्रन ऐसे पहना दो या रबड़ के बूट पहना दो कि केमिकल दी उनकी बॉडी एक्सपोज ना हो। ठीक है, आई होप गाइस समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। 28 पे आते हैं, अगेन मेटल वर्कशॉप। देख रहे हो कैसे केस स्टडी बन रही है, लेदर वर्कशॉप पे बनी हुई है केस स्टडी, टेक्सटाइल पे बनी है। मेटल के लिए क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है इन अ मेटल वर्कशॉप इज ऑपरेटिंग अ पेडिस्टल ग्राइंडर। वो क्या कर रहा है, पेडिस्टल ग्राइंडर को यूज कर रहा है टू स्मूथ अ पीस ऑफ स्टील। एक छोटा सा जो स्टील का पीस है उसको स्मूथ करने के लिए वो पेडिस्टल ग्राइंडर पे काम कर रहा है विदाउट वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स। और इतना महान बच्चा है कि ये गॉगल्स तो इसने पहने नहीं है, सीधा मशीन में काम कर रहा है, जो कि स्पार्क एंड मेटल शार्ड्स आर फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर फेस। और जब आप किसी भी स्टील की चीज को आप मोल्ड कर रहे हो, या जैसे कि वेल्डिंग हो गया, या किसी भी मेटल की चीज को जब आप काम कर रहे हो और आपने सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहने हैं, तो आपके जो छोटे छोटे मेटल के पीसेस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो स्पार्क करके आपके फेस पे लगते हैं। तो आपको कौन सा हजार्ड हो सकता है, पोटेंशियल इंजरी, आपको कौन सी इंजरी हो सकती है, और किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। हजार्ड और इंजरी क्या होगी, द हजार्ड बेसिकली यहाँ पे खतरा क्या है। इस सिचुएशन में आपको कभी भी केस स्टडी आएगी ना, वो जरूर पूछेगा कि यहाँ पे हजार्ड क्या है, खतरा क्या है। खतरा यही है भाई कि इसने द फ्लाइंग एब्रेसिव पार्टिकल एंड हॉट मेटल शार्ड्स, मतलब जो भी वो मेटल का मोल्ड कर रहा है उससे जो हॉट मेटल का शार्ड निकल रहा है ना, उसी से क्या हो रहा है, फिजिकल हजार्ड हो रहा है। द पोटेंशियल इंजरी इज अ सीवियर आई एब्रेशन। और इससे क्या हो सकता है, जब फेस में कोई मेटल की चीजें चल रही हैं तो क्या हो रहा है, आंखों में घुसेंगी, और उससे आंख में अगर वो चलेगी तो परमानेंट ब्लाइंडनेस, हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा वो, और आई एब्रेशन हो सकता है। समझ में आया, बेसिक सी चीज है। इसने बोला सेफ्टी गॉगल्स, इसका मतलब कि अगर इसने विदाउट वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स है तो उसकी आंखों को खतरा होगा। तो आप यही लिखोगे कि आई में परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आई एब्रेशन हो सकता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल एप्लीकेशन, तो आप क्या ऐसे इसको कंट्रोल करोगे, पहला इंजीनियरिंग कंट्रोल, द ग्राइंडर शुड हैव ट्रांसपेरेंट शैटर प्रूफ सेफ्टी शील्ड अटैच्ड ओवर द ग्राइंडिंग व्हील। इंजीनियरिंग क्या कहती है कि जिस ग्राइंडर पे वो उसको स्मूथ कर रहा है उसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट शील्ड लगा दो कि जो मेटल के पीस है वो पीछे की तरफ रहे, उसके मुंह पे ना आए, है ना। मान लो मैं किसी चीज को वेल्ड कर रही हूँ, उसको वेल्डिंग करते टाइम एक मेटल की वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे पीसेस उसको वेल्ड करते टाइम निकल रहे होंगे बाहर, जो आपके शार्ड्स का मतलब क्या होता है, आपके मेटल शार्ड्स मतलब छोटे छोटे मेटल के पीसेस जो बाहर निकल रहे हैं वो उल्टी तरफ निकले, उसके फेस पे ना लगे। और सेकंड क्या है, पीपीई किट बहुत जरूरी है यहाँ पे। पर्सनल में आप लोग बच्चों को पहले ही उनको ना खरीदना पड़े, उनके लिए पहले ही गॉगल्स, उनको शील्ड और एक फेस मास्क प्रोवाइड करो। Discuss the primary OHS concerns specific to the plastic manufacturing industry, injection molding and vacuum। OHS का कंसर्न क्या है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो जो आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है उनका क्या बेसिकली वो ध्यान रखते हैं, वो ध्यान रखते हैं थर्मल बर्न हजार्ड, कि लोगों को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू मेल्ट पॉलीमर पैलेट्स, contrast with the heat molds nozzles and molten plastic cause thermal burn। क्योंकि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है प्लास्टिक की जो उतनी भी आपकी वो रहती हैं
फैक्ट्रीज रहती है, तो वहाँ पे नोजल्स में या फिर मोल्टन प्लास्टिक के साथ काम करते हुए लोगों को थर्मल बर्न ना हो, कहीं पे उनका जल ना जाए, इस चीज़ का ध्यान। दूसरी चीज़ केमिकल टॉक्सिक फ्यूम्स, जब आप हीटिंग प्लास्टिक रिलीजेस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप उसको मोल्ड करोगे, किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसमें गैस तो निकलेगी। तो जब हम प्लास्टिक को बच्चों मोल्ड करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, टॉक्सिक फ्यूम्स, ऐसी गैसेज निकलती हैं जो कि हमारी रेस्पिरेटरी बॉडी के लिए और लंग्स इश्यूज कर सकती हैं, वो हमारे लंग्स को खतरे में डाल सकती हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, मैकेनिकल हजार्ड, जब आप इतनी मशीन्स के साथ काम कर रहे हो एंड इफ अ वर्कर हैंड इज इनसाइड इट कैन कॉज क्रश इंजरीज और एम्प्यूटेशन। कहने का मतलब है यूज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर टू क्लैम्प मोल्ड शट, जब आप इतनी ज़्यादा मशीन्स में काम करते टाइम इतने हाई टेम्परेचर पे आप काम करो तो कहीं आपको इंजरी ना हो जाए, आपके हैंड्स ना जल जाएं आपको, ये सारी चीज़ को मैकेनिकल हजार्ड कहते हैं, है ना, ठीक है। मशीन्स के साथ, जब आप मशीन के साथ डील कर रहे हो तब कोई इंजरी होती है तो मैकेनिकल हजार्ड कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केस आपका नेक्स्ट केस है फायर सेफ्टी इन टेक्सटाइल। जब आप टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको क्या फायर सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अ फायर ब्रेकआउट इन द स्टोरेज एरिया ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर ह्यूज पाइल्स ऑफ कॉटन स्क्रैप सिंथेटिक फैब्रिक्स आर केप्ट, व्हाट प्रिवेंटिव फायर सेफ्टी मेजर शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड इन दिस एरिया टू प्रिवेंट डिजास्टर। भाई मैं जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अभी गर्मी आएंगी, आप देख लेना, खुद देख लेना, नोएडा में इतनी फैक्ट्री है, 62 में, 62 में, अलग अलग सेक्टर में नोएडा की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर जगह देखने को मिलता है कि आग लगी रही होती है फैक्ट्रियों में गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा, जहां पे ये लोग अपना नीचे कॉटन वगैरह सारा कपड़ा इकट्ठा करके रखता है। पहली चीज तो यही है कि कॉटन, लिंट एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स आर हाईली कंबस्टेबल। जो आपका पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है उसमें आग लगते ही वो पूरे में फैला देता है। कपड़े की प्रॉपर्टी ये है कि आग लगेगी तो पूरे में फैला देगा और एकदम आग लग जाएगी। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो लोग इतना इतना थान का कपड़ा, फॉर एग्जांपल इतना इतना कपड़ा बिल्कुल 4000 किलो और इतना किलो, मतलब हाई अमाउंट ऑफ फैब्रिक स्टोर कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, ऐसे एरिया में तो सबसे पहले मना करो, जितने भी लोग आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, उनको पहले रोको कि वो स्मोकिंग ना करें, वो बिल्कुल भी स्मोकिंग ना करें। स्ट्रिक्टली एनफोर्स विद क्लियर रेड सेफ्टी सिग्नल्स, वहां पे बड़ा बड़ा सेफ्टी का सिंबल लगाओ ऐसी जगह पे। भाई आपने अगर गलती से भी आपने सिगरेट पीते टाइम, स्मोकिंग करते टाइम हल्की सी भी आग लगी तो पूरे कपड़े की वजह से वो पूरी फैक्ट्री में लग जाएगी। आपने तो हल्का सा करा होगा कुछ, पर वो पूरी फैक्ट्री में लग जाएगी क्योंकि फैल जाएगी ना, क्योंकि कपड़े की इंडस्ट्री है। तो ऐसी जगह पे आपको पहले स्मोकिंग मना करना है। हाउस कीपिंग, डेली रिमूवल ऑफ फैब्रिक डस्ट, डेली सफाई करवाओ। अगर आपका कपड़ा निकल रहा है तो जो छोटे छोटे इसके कपड़े के जो रेशे मैं कह रही हूँ आपके उड़ते हैं, फैब्रिक की डस्ट होती है, लिंट होता है, लूज स्क्रैप होता है ना, छोटे छोटे कपड़े के पीसेस होते हैं, उनको पहले ही आप क्लीन करवाओ। अपने हाउस कीपिंग को बोलो भाई डेली पोछा लगाए। सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एंश्योरिंग ऑल वायरिंग इज इंसुलेटेड एंड प्लेस्ड इन शॉर्ट सर्किट, मतलब जितनी भी वायर है ऐसी ना हो कि कोई खुली वायर है, खुली वायर होगी तो तुरंत आग लग जाएगी। तो सारी वायर के ऊपर क्या होनी चाहिए, प्लास्टिक की इंसुलेशन होनी चाहिए, मतलब प्लास्टिक की कवरेज होनी चाहिए वायर के ऊपर कि कभी भी आग ना लगे। फायर इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलिंग स्मोक डिटेक्टर, अगर गलती से लग भी गई तो एटलीस्ट आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, है ना। कीपिंग एसेसिबल ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत फैक्ट्रियों में आजकल क्या हो गया, ऊपर की तरफ उन्होंने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया कि अगर भाई इतना खतरा होने से अच्छा है कि आग बढ़ जाए, लोगों को तो पूरी फैक्ट्री जल जाए, उससे अच्छा है कि हम ऊपर क्या लगा दें, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दें कि आग वहीं की वहीं रुक जाए। How does poor lighting in design studio act as both physical and agronomical hazard? अगर एक डिजाइन स्टूडियो है, जैसे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं या फिर कारीगर काम कर रहे हैं और वहां पे लाइट ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनको फिजिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है और एग्रोनॉमिक हजार्ड क्या हो सकता है। फिजिकली ये हो सकता है कि पुअर लाइटनिंग क्रिएट्स डार्क शैडो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ स्लिप। फिजिकली का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी को हार्म पहुंचेगा। तो अगर लाइट अच्छी तरीके से नहीं होगी तो हो सकता है वो गिर जाएंगे, है ना, स्लिप कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं और एकदम फिसल सकते हैं, राइट। ओवर केबल्स, किसी केबल के ऊपर गिर जाए या किसी टूल के ऊपर। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, जब मैं कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती थी, इधर उधर से कूद कूद के कपड़ों के ऊपर से जा रही होती थी, कहीं मेरा पैर किसी वायर पे उलझ गया या किसी कपड़े में उलझ गया, तो इसलिए लाइटनिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ कटिंग टूल्स एक्सट्रीमली डेंजरस टू लो विजिबिलिटी। जब मैं कैंची के साथ काम कर रही हूँ,
निडल के साथ काम कर रही हूँ या किसी भी तरीके के टूल्स के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कटिंग करते टाइम लाइट प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि कहीं वो मेरे हाथ में ना लग जाए। एग्रोनॉमिकल हजार्ड क्या है डिजाइनर्स के लिए? एग्रोनॉमिकल मतलब क्या है कि इनसफिशिएंट लाइट होगी तो ऑफकोर्स ही बात है जो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं पूरे दिन कंप्यूटर में लगी हूँ, डिजाइन बना रही हूँ, 12 घंटे तक कंप्यूटर पे लग के डिजाइन बना रही हूँ, जिससे मेरी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। एक दिन में एग्रोनॉमिक हजार्ड का मतलब है एक दिन में तुरंत नहीं आपके वो हो रहा, पर धीरे धीरे करते हुए आपको फिजिकली हार्म पहुंच रहा है। बेसिकली आपकी आंखें क्या होंगी, आपको हेडेक होगा, पुअर स्पाइनल पोस्चर, बहुत लोगों को आपने देखा होगा डिजाइनर्स को कि उनका जो होता है स्लिप डिस्क हो जाता है या उनके स्पाइनल बीच में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत पेन होता है, क्योंकि आप घंटों घंटों स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो इसलिए प्रॉपर लाइटनिंग होना बहुत जरूरी है। गाइज अभी यहाँ तक आप अगर एक ऐसा बच्चा है जो कि सिर्फ पेपर में पास होना चाहता है तो उसकी वीडियो यहीं तक काफ़ी है, बट एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ही अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो मैंने उनके लिए ट्रिकी क्वेश्चन बनाए हैं, सिर्फ 2 पेज और बचे हैं। ठीक है गाइस, अगर आप बने रहोगे साथ में, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे सब्जेक्ट में जो कि बिल्कुल हलवा सब्जेक्ट है ये भी आप ना खा पाओ और इसमें भी नंबर कट जाए, तो प्लीज देख लो। द ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर लीव्स नो रेजिड्यू? जब आप एक फायर एक्सटिंग्विशर को मार रहे हो, मान लो आग लग गई, तो उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए। इज देयरफॉर द बेस्ट चॉइस फॉर एन फायर इलेक्ट्रिकल एक्सटिंग्विशर नियर एक्सप्लोजिव। सीधी सी बात है, सीधी सी बात बोलती हूँ मैं आपको, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आपकी जो गैस निकलती है ना फायर एक्सटिंग्विशर में, वो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उस आग को बिठाती है। आग को आपने अगर थोड़ी सी भी क्लास 10th में साइंस पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा किसी चीज में अगर आग लग रही हो और वहां पे बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाए तो आग और बढ़ जाएगी, तो उस ऑक्सीजन को दबाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी आग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर OHS गाइडलाइन who bears the primary legal and moral responsibility for providing a safety working environment? ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर एक OHS की गाइडलाइंस के हिसाब से किसको ध्यान रखना है कि एक एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे? एम्प्लॉयर की। भाई जो हायर कर रहा है, मैं किसी की फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, ये उसकी जिम्मेदारी है ना, ये ध्यान रखना कि मेरी कंडीशन सही है या नहीं है। हालांकि लोग रखते नहीं है, बट उनका ये काम है। In a textile dyeing unit, what specific PPE kit is required to protect against inhaling toxic volatile organic compound imprinted by chemical solvent? जब मैंने बोला कि हम इतनी ज़्यादा डाइंग के साथ काम करते हैं, बहुत सारे कलर डाई के साथ काम करते हैं, तो क्या PPE किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अ केमिकल कार्ट्रेज रेस्पिरेटर, क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे एक केमिकल आपका क्या हो, कार्टेज रेस्पिरेटर हो, जिससे कि किसी को भी सांस लेने में वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। What does 5S mythology primarily address in design workshop? 5S का मतलब कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? 5S mythology क्या कहती है? वर्कस्पेस, हाउस ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउस कीपिंग। जहाँ पे कहने का मतलब ये है, 5S का मतलब ये है कि आपका जो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन है वो, और प्लस आपके पास प्रॉपर हाउस कीपिंग कंडीशन होनी चाहिए, साफ सफाई की कंडीशन होनी चाहिए। अ वर्कर हैंडलिंग शार्प शीट मेटल फेल्स, एक शार्प शीट मेटल के साथ एक वर्कर काम कर रहा है बट वो फेल हो जाता है टू वेयर कट रेजिस्टेंट ग्लव्स, क्योंकि उसके जो ग्लव्स हैं अगर उसमें कट रेजिस्टेंट ग्लव्स हैं, सफर अ डीप लैक्रेशन अंडर OHS प्रिंसिपल, द वर्कर फेल्ड इन द ड्यूटी टू, किस चीज में वो फेल हो जाता है? कंपाइल विद स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल। भाई ऐसी जगह पे जहां पे आप लोगों को जो ग्लव्स दे रहे हो उसमें वो कट रेजिस्टेंट है ही नहीं, आप मेटल की जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको ग्लव्स ऐसे बनाने पड़ेंगे ना, मोटे ग्लव्स या हार्डकोर ग्लव्स, जिससे उनका हाथ ना कटे, क्योंकि वो काटने का काम कर रहे हैं, और आपने ग्लव ऐसे बना दिए जो कि उस चीज को रोक ही नहीं रहे, वो और प्रोन है कि हाथ कटेगा। तो इसका मतलब आपने उनको अच्छी तरीके से क्या नहीं दी है? PPE किट दी नहीं है, उनकी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो तो अच्छी तरीके से दिया ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे किस कैटेगरी में फेल हो रहे हैं लोग कि वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं मिला पा रहे, क्योंकि जो OHS की गाइडलाइंस है, जो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, और हर बंदे को, मतलब फैक्ट्री को, हर इंसान को एक अच्छी PPE किट देनी चाहिए। अब हमारे हॉट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट का एक पेज है बच्चों, ध्यान से सुन लो। हॉट क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर में आ सकता है। 5S माइथोलॉजी क्या होती है, एंड हाउ डज इम्प्लीमेंटिंग इट रिड्यूस फिजिकल हजार्ड इन बिजी फैशन और प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडियो? जैसे आपके डिजाइन स्टूडियोज होते हैं, वहां पे 5S का मतलब क्या है? 5S कौन से होते हैं? सॉर्ट,
रिमूव अननेसेसरी आइटम, आपको फिजिकली कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपने मान लो कैची के साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा सीम रिपर, सिलाई की चीज़ें, मशीन की चीज़ें, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट रखे हैं अपनी टेबल पे, तो ऑफकोर्स आपको फिजिकली हजार्ड हो सकता है ना। अगर मैं अपनी टेबल फैला के रखूँ और बहुत सारे शार्प चीज़ें रखूँ, नाइफ रखूँ, सीजर रखूँ, कटर रखूँ, ब्लेड रखूँ, तो इन सब चीज़ों को पहले सॉर्ट करो। सॉर्ट मतलब अपनी टेबल पे वही सामान रखो जो ज़रूरी है, जो नहीं है उसको हटाओ। दूसरी, सेट इन ऑर्डर, अरेंज टूल लॉजिकली। जो टूल आपको कब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको सीजर चाहिए, फिर ब्लेड चाहिए, उन चीज़ों को आप लाइन से प्रॉपर अपनी एक सेट इन ऑर्डर में रखो। तीसरा, कीप द वर्क प्लेस क्लीन, शाइन मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे साफ सफाई रखो। स्टैंडर्डाइज, क्रिएट कंसिस्टेंट सेफ्टी रूटीन, आपका जो रूटीन है उसको क्या रखो, स्टैंडर्ड रखो। सस्टेन, मेंटेन द हैबिट, आपकी जो हैबिट है उसको मेंटेन करो। समझ में आया। 5S बेटा, ये डायरेक्ट आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, व्हाट आर द 5S मैथोलॉजी। बेसिकली आप कहीं पे भी काम करोगे 5 चीजें क्या ध्यान रखनी है, अननेसेसरी आइटम को हटाना मतलब सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर अपनी चीजों को सेट करना, शाइन सफाई रखना, स्टैंडर्ड मतलब सेफ्टी रूटीन अपना फॉलो करना, सस्टेन अपनी हैबिट को मेंटेन रखना। अब आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, जैसे कि मैंने बोला, इन अ डिजाइन स्टूडियो इट प्रिवेंट हजार्ड बाय एंश्योरिंग फैब्रिक स्क्रैप और मेटल शेविंग डू नॉट एक्यूमुलेट ऑन द फ्लोर। आप अपनी प्रॉपर क्लीनिंग करवाओ और आपकी ये जो अननेसेसरी सामान है वो आपका नहीं रहना चाहिए, मतलब कटर वगैरह, आयरन वगैरह, ये सब नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, एग्रोनॉमिक कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, सॉरी गाइस, अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टर इन योर स्टूडियो कंप्लेन्स अबाउट नंबनेस एंड सीवियर पेन इन देयर रिस्ट। ठीक है, एक डिजाइन स्टूडियो है, वहां पे हमें सीवियर पेन दिखाई दे रहा है कि रिस्ट में, उंगलियों पे सीवियर पेन हो रहा है ऑन डिजिटल 3D मॉडल फॉर वर्किंग 10 आवर्स। भाई 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कैट डिजाइनर काम करते हैं। मैं सच बता रही हूँ, आज मैं खुद ने 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम किया है इंडस्ट्री में। तो वो इतना जब काम कर रहे हैं, 3D मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्लेन द ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड सजेस्ट 3 एग्रोनॉमिक कंट्रोल टू प्रिवेंट इट। यहाँ पे आप बताओ कि हजार्ड क्या है। पहले तो आपको हजार्ड पहचानना है, कोई भी केस स्टडी होगी उसमें क्वेश्चन पहले हजार्ड, खतरा पहचानने के लिए आएगा। हजार्ड क्या है, एग्रोनॉमिक हजार्ड लीडिंग टू रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। एग्रोनॉमिक हजार्ड क्या है कि आप रिपीटेटिव, आपको स्ट्रेन मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है, बाय कॉन्टिन्यूअस रिपीटेटिव कीबोर्ड यूज विदाउट एडिक्वेट रिस्ट सपोर्ट। आपके पास प्रॉपर रिस्ट में सपोर्ट नहीं है, प्रॉपर आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है ना, या फिर एक डिजाइनर को ये हो कि आप 2 घंटे पहले ब्रेक ले लो फिर काम कर लो, ऐसा तो होता नहीं है इंडस्ट्री में। बट तो क्या कह रहे हैं, आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, आपको रिपीटेटिव स्ट्रेस मिल रहा है, ठीक है, रिपीटेटिव आप माउस को यूज कर रहे हो विदाउट एनी रिस्ट सपोर्ट। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, प्रोवाइड एन एग्रोनॉमिक वर्टिकल माउस एंड कुशन रिस्ट पैड। आप लोगों को हाथ के नीचे एक रिस्ट पैड लगा के दो, क्योंकि जब आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे यूज करो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे यूज करो, आपका हाथ लटका हुआ है तो आपको यहाँ पे पेन होगा ना डिजाइनर को, तो आप यहाँ पे उनको रिस्ट पैड लगा के दो। उनको एक दो कि आप 20-20 रूल, जैसे कि मैंने बोला, आप छोटे छोटे इंजीनियरिंग क्या हो सकती है कि आपने उनको एक इक्विपमेंट दे दिया उनकी लाइफ बेटर करने के लिए, तो आपने एम्प्लॉयज को क्या दिया, रिस्ट पैड दे दिया या एक वर्टिकल माउस दे दिया जिसमें उनकी कम एनर्जी लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो सकता है, 20-20 रूल, आपने बोला आप हर 20 मिनट में जाके टेक अ स्मॉल सेकंड ब्रेक, 20 सेकंड ब्रेक एंड मैंडेटरी स्ट्रेचिंग इंटरवल, तो छोटे छोटे ब्रेक लेके काम करो। तीसरा क्या होता है, वर्क स्टेशन डिजाइन, एडजस्ट द चेयर एंड डेस्क हाइट सो दैट एल्बोज आर एट 90 डिग्रीज एंगल एंड रिस्ट आर परफेक्टली स्ट्रेट वाइल टाइपिंग। तो टाइपिंग के टाइम पे उनकी रिस्ट लटक नहीं रही है या ऊपर नहीं है जिससे उनको पेन हो, तो टाइपिंग के टाइम पे वो 90 डिग्री एंगल पे रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी। OHS को ध्यान में रखते हुए अगर एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है और एक एम्प्लॉय, दोनों की क्या ड्यूटीज होती हैं। एक एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है उसको ध्यान में रखना है कि मैं लोगों के लिए एक हजार्ड फ्री वर्क प्लेस बनाऊं, एक ऐसी जगह बनाऊं जहां पे लोगों को खतरा ना हो, वहां पे उनको प्रॉपर एक सेफ्टी दूं और प्रॉपर PPE किट दूं, ठीक है। पर एक एम्प्लॉय जो वहां पे काम करने जा रहा है वो क्या ध्यान में रखेगा कि मैं जितनी भी सेफ्टी मेजर है उनको फॉलो करूं। कभी कभार क्या होता है, सरकार पूरी जो जिसने कंपनी बनाई है, इंडस्ट्री बनाई है, उसने सारे आपके बोर्ड्स लगाए हैं, ठीक है, उन्होंने सारे इंडस्ट्री के बोर्ड लगाए हैं, पर जो काम करने जा रहा है वही उनको फॉलो नहीं कर रहा, तो गलती किसकी है, वो तो उसी की है ना जो फॉलो नहीं कर रहा। तो एक एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या बनती है कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे, अपनी PPE किट वगैरह को प्रॉपर यूज करे और रिपोर्ट एनी नियर मिस मतलब जिससे कोई खतरा हो सकता है उसको तुरंत बताए और अपने कलीग को
प्रॉपरली मतलब बेसिकली रेकलेसली वो ना करे, मतलब कि रेस्टलेसली काम ना करे और बहुत एक्टिवली एक्शन ले अगर उनको कोई खतरा दिखाई देता है ना। एम्प्लॉयर का काम है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करे, एम्प्लॉय का काम है वो सेफ्टी को माने, जो वो दे रहे हैं पीपी किट वगैरह उसको माने, ठीक है। आई थिंक गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी स्पिल प्रोटोकॉल। इमरजेंसी स्पिल प्रोटोकॉल इन अ सरफेस डिजाइन वर्कशॉप, अ 5 लीटर कंटेनर ऑफ हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट फैब्रिक डाई अक्रॉस द फ्लोर एंड रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फ्यूम, आउटलाइन द इमीडिएट 4 स्टेप इमरजेंसी रिस्पॉन्स। कह रहे हैं आपने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा 5 लीटर का कंटेनर था जिसमें कि बहुत गंदी डाई थी, मतलब बहुत ही कार्सिनोजेनिक डाई थी जो कि बॉडी के लिए, या एक ऐसा सॉल्वेंट था जो कि बहुत ही गंदी गैस निकाल रहा है। तो क्या आप इस 4 स्टेप लोगे तुरंत? पहला, इवैल्यूएट एंड आइसोलेट। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे आपके रूम में फैल गया है, जैसे कि ये पूरा फैल गया है ना फ्लोर पे, तुरंत क्या करो, ओपन ऑल द विंडोज, टर्न ऑन एग्जॉस्ट एंड डेसिपेट टॉक्सिक फ्यूम्स। क्या करोगे? सबसे पहले आप, क्योंकि वो गैस एकदम लीक हो रही है, केमिकल आपका वो जो कंटेनर है वो गिर गया है, राइट, उसकी वजह से आपको सबसे पहले विंडो खोलना है, सारे के सारे डोर विंडोज वगैरह को खोलो जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकले, राइट। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप पहले और अपने आप को बाहर रखो, अपने आप को आइसोलेट करो और विंडोज वगैरह को ओपन करो। दूसरा, प्रोटेक्ट द रिस्पॉन्डर मस्ट पुट एन एप्रोप्रिएट पीपीई। आप एक प्रॉपर किट का यूज करो, केमिकल रेस्पिरेटर, हैवी रबड़ ग्लव्स इनका यूज करो, केमिकल रेजिस्टेंट बूट्स, एक ऐसे बूट जो कि केमिकली आपको सेफ रखें, आपके पैरों को बचा के रखें, हाथों को बचा के रखें, इनका यूज करो। बिफोर अप्रोचिंग टू द स्पिल, कि आपके जो स्पिल तक पहुंचो उससे पहले आप इसका ध्यान रखो। कंटेन, प्रिवेंट द स्पिल फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू ड्रेन्स। अगर वो ड्रेन्स में जा रहा है उसको कंट्रोल करके रखो कि आपका जो मटेरियल है, ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपका स्पिल है, जो आपका केमिकल बह रहा है फ्लोर पे, आप उसे कंट्रोल करो, ऐसा ना हो पूरी फैक्ट्री में फैल जाए, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप रेता डालो, उसको साफ करो, वो आपके ऊपर है। क्लीन एंड डिस्पोज, स्कूप अप द एब्जॉर्ब डाई मटेरियल, प्लेस इट इनटू क्लियरली लेबल्ड सील्ड हजार्डियस वेस्ट कंटेनर फॉर प्रोफेशनल डिस्पोजल। क्या ध्यान में रखना होता है? ऐसी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब उस केमिकल या डाई के साथ काम कर रहे हो तो आप उसे एक सील कंटेनर पे रखो। ऐसा नहीं चलते फिरते किसी ने हाथ मारा या कुछ हो गया और आपका कंटेनर गिर गया और वो इतनी आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। उससे अच्छा आप उसको प्रॉपर लॉक करके रखो और वहां पे बोर्ड लगा दो, प्रॉपरली उसको प्लास्टिक के कंटेनर में सील करके रखो। व्हाट इज अ सेफ्टी डेटा शीट? SDS का फुल फॉर्म आया था एक बार। सेफ्टी डेटा शीट क्या होती है एंड व्हाई इज इट मैंडेटरी टू कीप असेसिबल इन वर्कशॉप डीलिंग विद प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल? तो जब आप प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल्स में काम कर रहे हो तो सेफ्टी डेटा शीट का क्या जरूरत है? SDS is a detailed information document provided by a manufacturer or a chemical or a material. It contains critical data including the material toxicity, flammability, exact health hazard and required first aid. It is mandatory because if a worker accidentally burns a chemical, the medical team needs the SDS immediately to administrate the correct antidote. कहने का मतलब यह है, सेफ्टी डेटा शीट क्या होती है? अगर आप कोई भी आप मटेरियल देखो, अगर आप कोई केमिकल देखोगे तो उसके पीछे, जैसे आज हम कुछ खाते हैं, खाने के पीछे इंग्रेडिएंट लिखा होता है ना कि इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। इसी तरीके से हर केमिकल के पीछे इससे क्या खतरा हो सकता है और उसमें कौन सा केमिकल यूज करा है वो क्या कहलाता है? सेफ्टी डेटा शीट कहलाता है, जहां पे लिखा होता है कि इस मटेरियल से कितना टॉक्सिसिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फेविकॉल ही है उसके पीछे भी लिखा होता है कि इस मटेरियल में क्या टॉक्सिसिटी है, क्या ये फ्लेमेबल है या नहीं है, इससे तुरंत आग लगती है, अगर तुरंत आग लगती है तो फ्लेमेबिलिटी बताता है ना। एग्जैक्ट हेल्थ हजार्ड क्या हो सकता है, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं इस केमिकल से, एंड रिक्वायर्ड फर्स्ट एड, जैसे कि कभी कभार लोग नाइट्रिक एसिड वगैरह के साथ यूज करते हैं, तो सारा प्रिकॉशन पीछे लिखा होता है। और ये क्यों जरूरी होता है कि कल को अगर कुछ हो जाए तो मेडिकल टीम सबसे पहले देखेगी कि क्या क्या इसमें खतरे हैं, क्या क्या टॉक्सिसिटी है, जिससे कि उस इंसान को बचाने के लिए एंटीडोट दे सके। लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशॉप का कि एक्सट्रीम वर्कशॉप इंजरी वाइल ऑपरेटिंग अ मैकेनिकल वुड बैंड सॉ। जब आपने देखा होगा कि एक वुड का बैंड सॉ होता है, उसको यूज करते टाइम एक बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो गई, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आप मशीन को रोकोगे। भाई मशीन काम करे जा रही है और लगे जा रही है, उससे अच्छा पहले मशीन को रोको। स्टॉप द मशीन, हिट द इमरजेंसी बटन इमीडिएटली। सेकेंड, कंट्रोल द ब्लीडिंग, जिसको चोट लगी है विक्टिम को बिठाओ आराम से, उस पर अप्लाई करोगे प्रॉपर एक क्लीन क्लोथ से उसका जो भी उसका ब्लड है, जिससे कि उसका ब्लड फ्लो रुके, है ना। तो आप उसको प्रॉपर्ली उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल करोगे। तीसरा, ट्रीट फॉर शॉक,
कीप द विक्टिम काम, उसको शांति से बिठाओ, उसको आराम से लेटाओ, इफ पॉसिबल विद लेग स्लाइटली एलिवेटेड, और उसके पैर ऊपर करके उसको आराम से बिठाओ। क्योंकि क्या हुआ है, एक्सीडेंटली उसकी फिंगर में कट लग गया है, तो सबसे पहले आप मशीन को रोक के ब्लीडिंग को पहले रोकोगे, उसको आराम से काम डाउन करोगे। केयर फॉर एम्प्यूटेटेड पार्ट, जेंटली क्लीन द सीवियर फिंगर विद वाटर, रैप इट इनटू क्लीन डैप क्लोथ, नेवर प्लेस द सेवरेटेड पार्ट डायरेक्टली ऑन आइस। ये बहुत जगह पे पूछा जाता है कि जहां पे अगर चोट लगी तो उसको सीधा बर्फ पे मत लगाओ, पहले उसको आराम से क्लीन करके टिश्यू से सोक करो। आई होप यू लव दिस वीडियो गाइज। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल, एज आई टोल्ड यू, ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसमें क्या बेनिफिट आपको होगा और क्या मैं दे सकती हूँ। आई विल गारंटी यू कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने देखे होंगे इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग मशीनरीज दिखाते हैं, आपको रियल इंडस्ट्री का दिखाते हैं कैसे डिजाइनिंग होती है, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, जो आप लोगों को पता भी नहीं है। बट अगर आपको वो आते होंगे तो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के बिना भी आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब घर बैठे बैठे भी मिल सकती है। आई विल मेक श्योर कि जैसे ही हमारा सीबीएसई का सारा कोर्स खत्म होता है, हम एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एंड एंट्रेंस के बाद वी विल प्लान दीज थिंग्स। बट यू नीड टू बी एक्टिव। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, इट विल गिव मी अ मोटिवेशन, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे पास वट एवर फंड्स आई कैन हेल्प यू विद, आई विल डू इट। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंड बी रेडी फॉर यूनिट 4 वीडियो, क्योंकि मैं यूनिट 4 की वीडियो भी अब तुरंत डालने वाली हूँ। बाय बाय।